नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज से हम शुरू कर रहे हैं अपना नया कोर्स। ये जो कोर्स रहेगा हमारा काफ़ी डिटेल्ड कोर्स रहेगा। जो हम अभी शुरू कर रहे हैं वो इंटरनेशनल रिलेशन से हमारा कोर्स हम शुरू कर रहे हैं। इसके अंतर्गत आपको कंप्लीट जो आपका सिलेबस होता है, जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करते हो, उसके अनुसार आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। कोई भी एग्ज़ाम हो, नेट से लेकर असिस्टेंट प्रोफेसर या पीजीटी लेवल के जो भी एग्ज़ाम्स आपके होते हैं, उन सबको हम इसमें कवर करेंगे। साथ में ही आपके जितने भी एंट्रेंस होते हैं, जिस भी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस होता है, उसके अनुसार भी आपको यहाँ पर क्लासेज आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो यदि आप हमारा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो। इस नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो 8955576886। इस नंबर से आप हमसे कांटेक्ट करके आप अपने कोर्स के बारे में कोई भी आपकी क्वेरी होती है वो आप हमसे पूछ सकते हो। या आप यहाँ से एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो। आप जो आपका स्टोर होता है, गूगल स्टोर होता है, वहां से आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। एप्लीकेशन आपको मिलेगा, सुभाष सैनी के नाम से आपको एप्लीकेशन मिलेगा और इसमें आपको कई सारे कोर्सेज आपको इसमें मिलेंगे। जिस भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके अनुसार आप कोई भी कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हो। जो फीस रहती है वो काफी कम रहती है। ओके, फीस के बारे में जो डिटेल जानकारी है वो आप जैसे ही एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, वहां पर आप कोर्स देखोगे, वहां पर आपको जानकारी मिल जाएगी। ओके, तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। आज हमारी क्लास है वो इंटरनेशनल रिलेशन से हम शुरू करते हैं और इसके अंतर्गत जो हम पढ़ेंगे सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से जुड़े हुए जो प्रमुख सिद्धांत है, जितनी भी थेरीज है, उनको हम डिटेल से कवर इस बार करने वाले हैं। इस बार का जो कोर्स है वो काफी अलग रहेगा। पहले जो कोर्सेज थे उनसे काफी बड़ा कोर्स इस बार हम बना रहे हैं। ओके, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। इसमें हम क्या-क्या पढ़ने वाले हैं ये देख लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जो हम शुरुआत करेंगे इसकी थ्योरीज से हम करेंगे। तो जितनी भी थ्योरीज है वो आपको पढ़ाई जाएगी आपके सिलेबस के अनुसार। लेकिन एक बार हम बेसिक्स इसका कवर कर रहे हैं थ्योरीज के अंतर्गत, जिसमें रियलिज्म हम देखेंगे, इसमें हम न्यू रियलिज्म भी हम देखेंगे। इसके साथ में ही हम आपको यहाँ पर लिबरलिज्म भी हम देखेंगे, जिसको हम इंटरनेशनल लिबरलिज्म भी हम कहते हैं। इसमें हम फंक्शनलिज्म भी हम देखेंगे, न्यू फंक्शनलिज्म क्या होता है ये सब हम देखेंगे। स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म भी हम देखेंगे, जिसमें हम डिपेंडेंसी थ्योरी हो गया, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी हो गया, इन सबको हम कवर करेंगे। इसके अलावा क्रिटिकल इंटरनेशनल थ्योरी जो है, जो कि एक पार्ट है मार्क्सिज्म का, इसको भी हम कवर करने जा रहे हैं। सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, सामाजिक संरचनावाद और इसके साथ में ही पोस्ट मॉडर्निज्म और फेमिनिज्म, इन सबको हम कवर करेंगे। आपके एग्जाम के अंतर्गत यदि सिस्टम थ्योरी आता है, गेम थ्योरी आता है, बार्गेनिंग थ्योरी आता है, इंग्लिश स्कूल आता है, उन सबको भी हम इस कोर्स में कवर करेंगे। लेकिन एक बार ये पढ़ेंगे अपन, उसके बाद में जो रह जाता है आपके सिलेबस के अनुसार रहता है, उसके अनुसार अलग अलग आपको पढ़ाया जाएगा। ओके, तो शुरुआत हम करते हैं रियलिज्म से। लेकिन इसको समझने से पहले कि क्या होता है रियलिज्म, रियलिज्म का थ्योरी क्या होता है, इसको समझने से पहले हम एक बार देख लेते हैं कि आज की क्लास में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो इसके अंतर्गत हम पहले बेसिक्स हम देखेंगे कि आखिर ये थ्योरी क्या होता है। थ्योरी को हम समझने का प्रयास हम करेंगे। उसके बाद में हम रियलिज्म का जो मेन कंसेप्ट है, इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको हम देखेंगे और उसके बाद में इसके बैकग्राउंड को हम समझने का प्रयास करेंगे कि इसका बैकग्राउंड कैसे है, कैसे इस थ्योरी का डेवलपमेंट होता है। हम समझेंगे कि कौन थे थ्यूसिडाइडस, कौन थे थ्यूसिडाइडस ट्रैप क्या होता है, इन सबको हम इसमें कवर करेंगे। ईएच कार को हम कवर करेंगे इसमें। और मॉर्गेंथ्यू जो कि मैन थिंकर है इस रियलिज्म के, इसको भी हम कवर करेंगे आज की क्लास के अंतर्गत। तो ये सब हंस मॉर्गेंथ्यू हम आज की क्लास के अंतर्गत देखेंगे और इसमें हम इनके जो 6 प्रिंसिपल है इन सबको भी हम कवर करेंगे और भी इनसे जुड़े जो फैक्ट है उसको हम कवर करेंगे। जॉर्ज कैनन कौन थे और कुछ फैक्ट जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनको भी हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। इसके बाद में हम न्यू रियलिज्म हम देखेंगे और न्यू रियलिज्म या जिसको हम स्ट्रक्चरल रियलिज्म हम कहते हैं, इसको भी हम इसमें कवर करने वाले हैं और इसके साथ में केनेथ वाल्स हो गए इसमें। इसके अलावा यहाँ पर मेरसेमर हो गए और इसी के साथ में ही हम समझेंगे क्या डिफरेंस होता है, रियलिज्म क्या होता है, न्यू रियलिज्म, इन दोनों में डिफरेंसेस क्या होता है, इसको भी हम कवर करने वाले हैं। डिफेंसिव रियलिज्म क्या होता है, ओके, ऑफेंसिव रियलिज्म क्या होता है, इसको हम देखेंगे और उसके साथ में ही
यहाँ पर फरेज ज़कारिया हो गए, इसमें तार्किक जो वैकल्पिक यथार्थवाद है, उसको भी हम कवर करेंगे, जो कि 1980s के आसपास हमें एक रियलिज़्म का एक नया टाइप हमें देखने को मिलता है 80s 90s के दौरान, उसको भी हम कवर करेंगे। जोसेफ ग्रीको, इसको हम डिटेल से हम पढ़ेंगे और इसके साथ में ही स्टेफन कर्सनर को भी हम देखेंगे। तो जितने भी इस पे टाइप्स होते हैं, न्यू रियलिज़्म के जितने भी टाइप्स होते हैं, उन सबको हम कवर करेंगे। ओके, तो इसको हम पढ़ना शुरू करते हैं और कुछ बेसिक्स हम देखते हैं कि थ्योरी क्या होता है। पहले इस कांसेप्ट को हम देख लेते हैं, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं इंटरनेशनल रिलेशन और इंटरनेशनल रिलेशन में हम शुरुआत कर रहे हैं इंटरनेशनल थ्योरीज से। तो पहले हमें थ्योरीज का पता होना चाहिए कि क्या होता है, एक सिद्धांत क्या होता है, इसको हम समझ लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद में आगे हम बढ़ेंगे। तो अंतरराष्ट्रीय संबंधों के सिद्धांत, इंटरनेशनल रिलेशन के अंतर्गत कौन-कौन सी थ्योरीज है और ये थ्योरी क्या होता है। आपको एक मैप दिखाई दे रहा है, ये एक वर्ल्ड का मैप है और थ्योरी का काम क्या होता है, इस पॉइंट को आप समझिए थोड़ा सा। थ्योरी में काम क्या होता है, तो जो भी कोई सिद्धांत होता है उसके अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं कि विश्व है वो आखिर कैसा हमें दिखाई दे रहा है। इस विश्व के अंतर्गत जो भी घटनाएं होती है उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे ये विश्व है, इसमें कौन-कौन सी घटनाएं हो रही है, कैसे कोल्ड वॉर यहाँ पर हो रहा है, कैसे यूएनओ बन रहा है, कैसे वर्ल्ड बैंक बन रहा है, कैसे आईएमएफ बन रहा है, गुटनिरपेक्षता, नॉन अलाइनमेंट कैसे बन रहा है, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो क्यों बन रहे हैं। तो ये जो आपको दिखाई देता है इस दुनिया में, लो यहाँ पर युद्ध क्यों हो रहे हैं, ओके, एक देश दूसरे देश पर अटैक क्यों कर रहा है, ये सब हम देखते हैं इस विश्व के अंतर्गत। तो बहुत कुछ हमें देखने को मिलता है। तो ये आखिर होता क्यों है, जितनी भी घटनाएं घट रही है, इसके घटने का हम कारण देखेंगे। तो जो भी सिद्धांत होता है उसमें हम घटना को हम देखते हैं कि आखिर हो क्यों रहा है। जैसे एक घटना हो गई कोल्ड वार की। तो इस विश्व में हम देखेंगे कि कोल्ड वार आखिर क्यों हो रहा है, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे कि कोल्ड वार में क्या होता है और फिर हम उसका समाधान भी देंगे कि आखिर हम कोल्ड वार को कैसे हम समाप्त कर सकते हैं। हम अपने सिद्धांत के द्वारा यही करते हैं। तो जो भी सिद्धांत होता है उसके द्वारा व्याख्या की जाती है कि इस विश्व में हो क्या रहा है, उसको एक्सप्लेन किया जाता है और एक्सप्लेन करने से पहले रीजन ढूंढा जाता है कि क्यों क्यों हो रहा है, इस विश्व में जो घटनाएं घट रही है वो आखिर क्यों हो रही है। जैसे कोल्ड वार की एक घटना है, वो आखिर क्यों हो रही है, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं एक सिद्धांत के द्वारा। उसके बाद में हम समझेंगे कि कोल्ड वार में होता क्या है और इसको हम कैसे समाप्त कर सकते हैं। तो जो भी हम थ्योरीज हम पढ़ेंगे तो वो सब क्या होता है, दुनिया को देखने का एक नजरिया। थ्योरीज में क्या होता है, दुनिया को देखने का एक नजरिया, या हम कह सकते हैं विश्व के अंतर्गत जो भी घटनाएं हो रही है, जो भी घटनाएं आपको देखने को मिलती है उसका हम एनालिसिस करते हैं। एक सिद्धांत के अंतर्गत क्या करेंगे हम, जो भी इस विश्व के अंतर्गत जो भी घटनाएं घट रही है उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। घटनाएं खूब सारी हो सकती है, अभी मैंने आपको बताया कि इस विश्व का स्ट्रक्चर कैसा है, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। कोल्ड वार क्यों हो रहा है, ओके, कोई भी विचारधारा है वो क्यों आती है, कैसे साम्यवाद आता है, कैसे पूंजीवाद आता है, कैसे हेजमनी का डेवलपमेंट होता है, क्यों कोई राष्ट्र हेजमनी को प्राप्त करना चाहता है, ओके, कैसे पावर को बढ़ाता है। तो ये जो भी इस विश्व में होता है उन सभी घटनाओं का विश्लेषण एक सिद्धांत के अंतर्गत किया जाता है। तो ये क्या होता है, दुनिया को देखने का एक नजरिया होता है। जो भी हम सिद्धांत पढ़ेंगे उसके द्वारा विश्व में घटने वाली जो घटनाएं हैं उनको हम देखेंगे और उनको देखने का जो नजरिया है वो सभी का अलग अलग होगा। जैसे हम रियलिज्म हम पढ़ेंगे तो रियलिज्म के द्वारा जो घटनाएं घट रही है उसको देखने का एक अलग नजरिया होता है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे लिबरलिज्म, हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल लिबरलिज्म जिसको हम कहते हैं, वो एक अलग तरीके से दुनिया को देखेगा। मार्क्सिज्म है वो एक अलग तरीके से देखेगा, पोस्ट मॉडर्निज्म अलग तरीके से देखेगा इस दुनिया को, और फेमिनिज्म इस दुनिया को अलग तरीके से देखेगा। तो वो कैसे देखता है और जो देखेगा उसी को हम पढ़ेंगे। उसमें कई सारे थिंकर्स हम पढ़ेंगे जो कि दुनिया को अलग अलग तरीके से देख रहे हैं। ओके, तो विश्व में घटने वाली घटनाएं हैं उनका विश्लेषण एक सिद्धांत के अंतर्गत किया जाता है। दुनिया को देखने का एक नजरिया हमें एक सिद्धांत देता है। इसके अलावा हम एक थ्योरी के अंतर्गत क्या देखते हैं, रिलेशन हम देखते हैं कॉज और इफेक्ट के अंतर्गत कि कोई घटना घट रही है उसके पीछे कारण क्या है।
कोई भी घटना घट रही है, उसका कारण क्या है? जैसे कोल्ड वॉर की एक घटना है इंटरनेशनल रिलेशन में, एक बड़ी घटना है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की एक बड़ी घटना है, और ये घटना क्यों हुई, उसके कारण को हम ढूंढने का प्रयास करते हैं। कोई भी घटना घट रही है, उसके कारण को हम ढूंढने का प्रयास करते हैं, और उसके प्रभाव को हम देखते हैं कि कोल्ड वॉर हुआ, उसका क्या प्रभाव पड़ा। ओके, भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, एशिया जैसे जो देश, एशिया के अंदर के जो देश है, उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, वो हम यहाँ पर देखने का प्रयास करते हैं। तो कोई भी घटना घटती है, उसके रीजन को हम देखते हैं और उसके इफेक्ट को हम समझने का प्रयास करते हैं एक सिद्धांत के द्वारा, और उसके बाद में हम जनरलाइजेशन करते हैं। एक सिद्धांत में क्या करते हैं, जनरलाइजेशन करते हैं, यानी एक सामान्य सिद्धांत का निर्माण करते हैं। एक सामान्य सिद्धांत का निर्माण किया जाता है। कैसे होता है ये सब, देखिए आप। जैसे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में या अंतर्राष्ट्रीय पॉलिटिक्स की हम बात करें, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की हम बात करें, तो उसमें घटना घट रही है कि प्रत्येक राष्ट्र है, वो यहाँ पर पावर को बढ़ा रहा है, शक्ति को बढ़ा रहा है, आपस में देश है वो युद्ध कर रहे हैं। तो उसके पीछे कारण क्या होगा कि प्रत्येक राष्ट्र अपने आप को सुरक्षित करना चाहता है, प्रत्येक राष्ट्र अपने आप को सुरक्षित करना चाहता है, इसलिए सभी राष्ट्र हथियारों का निर्माण कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, अपने सर्वाइवल के लिए कर रहे हैं। तो ये सब हमें देखना पड़ता है। तो इसमें एक सिद्धांत का निर्माण कर सकते हैं कि प्रत्येक राष्ट्र है वो शक्ति के लिए प्रयास करता है, पावर को बढ़ाने का प्रयास प्रत्येक राष्ट्र के द्वारा किया जाता है। तो रियलिज्म क्या कहेगा, रियलिज्म एक सामान्य सिद्धांत का निर्माण करेगा, इसका जनरलाइजेशन करेगा कि जो भी घटनाएं घटती है उसके पीछे कारण क्या है, पावर है। विश्व में जो भी कुछ हो रहा है उसके पीछे कारण क्या है, नेशनल इंटरेस्ट है, राष्ट्रीय हित ही कारण होता है प्रत्येक घटना घटने का। क्या हम कह सकते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं कि विश्व के अंतर्गत जितनी भी क्रांतियां हुई उसके पीछे कारण क्या है। तो हमने कारण को समझ लिया कि उसके पीछे क्या कारण है, विश्व के अंतर्गत इनइक्वलिटी, असमानता है। विश्व में जैसे जैसे असमानताएं बढ़ेगी तो असमानता को समाप्त करने के लिए क्रांतियां हो सकती है। जैसे हम साइंस में पढ़ते हैं, साइंस में हम पढ़ते हैं कि ये जो पेन आपको दिखाई दे रहा है, यदि आप इसको छोड़ दोगे तो वो नीचे गिरेगा। ओके, इस रिमोट को भी आप छोड़ दीजिए, वो नीचे गिरेगा। किसी भी वस्तु को आप ऐसे छोड़ दोगे तो वो नीचे गिरेगा। तो एक सामान्य सिद्धांत का निर्माण हमने कर लिया कि गुरुत्वाकर्षण के कारण प्रत्येक वस्तु है, यदि आप ऊपर फेंकोगे तो वो नीचे ही गिरेगी। तो इस नियम को हम ढूंढ लिए, और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भी हम इस प्रकार का एक जनरलाइजेशन कर सकते हैं कि जो भी घटनाएं घट रही है उसमें प्रत्येक राष्ट्र का एक नेशनल इंटरेस्ट होता है, अपने हितों के लिए वो काम करता है, अपनी पावर के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए वो काम करता है। तो इस प्रकार से एक जनरलाइजेशन हो जाता है। आगे देखिए, इसमें इसमें हम प्रिडिक्शन भी करते हैं, भविष्यवाणी भी करते हैं कि यदि कोल्ड वॉर समाप्त हो गया तो क्या कंडीशन होगी। तो ऐसा प्रिडिक्शन करते हैं, जैसे केनेथ वाल्स है, मेर्सेमर जैसे स्कॉलर्स आगे हम पढ़ेंगे, वो ऐसा प्रिडिक्शन करते हैं कि यदि कोल्ड वॉर समाप्त होता है तो युद्ध की स्थिति विश्व में बन जाएगी। वो कहते हैं कि जब तक कोल्ड वॉर चल रहा है यहाँ पर पीस बनी रहेगी, इस वर्ल्ड के अंतर्गत शांति बनी रहेगी। जैसे ही कोल्ड वॉर समाप्त हुआ तो युद्ध हो जाएगा। तो इस प्रकार का एक प्रिडिक्शन भी इसमें किया जाता है, अजम्पशन भी होता है, इसकी कुछ मान्यताएं भी आपको देखने को मिलता है। जो भी सिद्धांत बनाया जाएगा उसकी कुछ मान्यताएं होती है। जैसे हम देखेंगे रियलिज्म की कुछ मान्यताएं होगी, लिबरलिज्म की कुछ मान्यताएं होगी, मार्क्सिज्म की कुछ मान्यताएं हो गई, फेमिनिज्म की कुछ मान्यताएं होगी। तो रियलिज्म वाले क्या मान्यता मानेंगे, वो ह्यूमन नेचर के आधार पर एक्सप्लेन करेंगे कि जैसा ह्यूमन का नेचर होता है वैसा ही इस विश्व में आपको देखने को मिलता है। जैसा हमारा नेचर होता है उसका ही रिफ्लेक्शन आपको इस विश्व में घटने वाली घटनाओं के रूप में आप देख सकते हो। तो इसमें आप अजम्पशन भी करते हो, आप इसमें प्रिडिक्शन भी आप करते हो इसमें। ओके, कुछ मान्यताएं हमारी होती है, इसमें हम भविष्यवाणी कर सकते हैं, इसके अंतर्गत हम जनरलाइजेशन कर सकते हैं, इसके अंतर्गत कॉज और इफेक्ट के बीच में एक रिलेशन भी हमें देखने को मिलता है। आज जॉन रॉल्स को देख लीजिए आप कि जॉन रॉल्स ने एक न्याय का सिद्धांत दिया। ओके, इसके माध्यम से हम सिद्धांत को हम समझ सकते हैं कि सिद्धांत क्या होता है। जैसे जॉन रॉल्स हम पढ़ते हैं और उन्होंने एक जस्टिस थ्योरी दिया, न्याय का सिद्धांत दिया। तो उसमें सबसे पहले उन्होंने समझने का प्रयास किया
कि अमेरिका के अंतर्गत आखिर हो क्या रहा है। अमेरिका में उस समय आप देखोगे 1960 के आसपास 65, 65 या 70 के आसपास देखोगे, 60s में आप देखते हो तो एक इंटरनल यहाँ पर आपको सिविल वार जैसा आपको दिखाई देता है। ब्लैक और व्हाइट के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट आपको देखने को मिलता है, संघर्ष वहाँ पर हो रहा है। तो उसको समझने का प्रयास करते हैं कि संघर्ष आखिर क्यों हो रहा है अमेरिका के अंतर्गत 1960s के अंतर्गत। महिलाएँ आंदोलन क्यों कर रहे हैं? फेमिनिज़्म क्यों आ रहा है? तो उसको वो समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले वो क्या करेंगे? इस घटना को वो समझेंगे और उसके बाद में रीज़न भी देंगे कि आप उनके साथ में असमान व्यवहार कर रहे हो। आप उनको पर्याप्त सुविधाएँ नहीं दे रहे हो। ओके? तो इस प्रकार से उसके रीज़न को ढूँढने का प्रयास करेंगे। उसके बाद में वो एक सिद्धांत बनाएँगे कि यदि एक न्याय का सिद्धांत हम बनाएँगे, यदि हम सबके साथ में एक समान व्यवहार करेंगे, जो बेसिक नीड्स होती है उसको हम फुलफिल करेंगे और जितने भी रिसोर्सेज है, उनका जो एलोकेशन है वो फेयर होगा। जितने भी संसाधन है, उनका जो वितरण है वो कैसा होगा? एकदम ठीक-ठीक होगा। उसमें ईमानदारी रहेगी। ओके? और यदि हम ऐसा करते हैं, तो ये इस प्रकार का जो आंदोलन है, इस प्रकार का जो कॉन्फ्लिक्ट अमेरिका के अंतर्गत है, उसको हम कम कर सकते हैं या हम खत्म कर सकते हैं। तो उन्होंने इस प्रकार से एक न्याय का सिद्धांत बना दिया। तो आप समझ गए होंगे कि क्या होता है थ्योरी और इन कुछ पॉइंट्स को है, वो आपको ध्यान में रखना है कि एक थ्योरी के अंतर्गत क्या-क्या होता है। चलिए आगे हम देख लेते हैं अभी। अभी हमने देखा कि एक सिद्धांत क्या होता है, थ्योरीज़ में क्या होता है और थ्योरी के द्वारा क्या किया जाता है। इस पॉइंट को अभी हमने समझ लिया। अभी हम एक हमारी जो पहली थ्योरी है इसको समझते हैं जिसका नाम है रियलिज़्म, थ्योरी ऑफ रियलिज़्म यथार्थवाद का सिद्धांत। काफ़ी हम धीरे-धीरे पढ़ने वाले हैं। शुरुआत में हम इसके कांसेप्ट को हम देखेंगे। जो कि हेल्पफुल रहेगा जो एग्जाम देते हैं, मेंस का एग्जाम देते हैं, जो राइटिंग वाला एग्जाम देते हैं। बाकी हम लास्ट में कई सारे फैक्ट हम देखेंगे, कई सारे स्कॉलर्स हम देखेंगे, जो कि केवल ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो दोनों ही तरीके से हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। आपको भी दोनों को ही साथ लेकर चलना है। केवल फैक्ट और फैक्ट कितना याद करोगे? थोड़ा बहुत कंसेप्ट भी आप देख लीजिए। ओके? तो रियलिज्म का थ्योरी है। अभी हमने देखा था कि थ्योरी में होता क्या? थ्योरी में हमने देखा कि इसके द्वारा विश्व व्यवस्था में या इस विश्व में जो कुछ हो रहा है, उसको देखने का प्रयास किया जाता है, एक अलग तरीके से उसको देखा जाता है। ओके, घटनाओं को देखने का एक नज़रिया ये हमें देता है, उसका विश्लेषण ये करता है, उसका समाधान करता है। तो रियलिज़्म यहाँ पर क्या देख रहा है? किसका एनालिसिस कर रहा है रियलिज़्म? तो रियलिज़्म एनालिसिस कर रहा है 1930 के बाद में जो घटनाएँ घट रही है, इस विश्व में 1930 के बाद की जो भी घटनाएँ घट रही है, जो भी घटनाएँ हमें देखने को मिलती है, उसका एनालिसिस करने के लिए हमारे पास में एक थ्योरी आता है जिसका नाम है रियलिज़्म। क्या हो रहा था 1930 के बाद में आप देखोगे, यहाँ पर आप इटली में आप देख सकते हो, आप जर्मनी में आप देख सकते हो, जापान में आप देख सकते हो। तीनों ही राष्ट्रों ने अपनी पावर को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा लिया था और दूसरे देशों में वो आक्रमण भी शुरू कर दिया था। दूसरे देशों में इंटरफेयर करना उन्होंने शुरू कर दिया था इस समय 1930s के बाद में। लेकिन इससे पहले आप देखोगे एक स्कॉलर हुए थे वुड्रो विल्सन जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति रहे हैं। उन्होंने एक पॉइंट कहा था, एक बात उन्होंने कही थी। जब 1919 के अंतर्गत वर्साई की संधि हुई थी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में जो वर्साई की संधि हुई थी, उसके बाद में उन्होंने कहा कि इस विश्व में हम शांति को स्थापित कर सकते हैं। इस विश्व में हम शांति स्थापित कर सकते हैं और आगे जो भी युद्ध होंगे उनको हम रोक सकते हैं। तो उनसे पूछा गया कि कैसे युद्ध रोकेंगे? तो उन्होंने एक बात कही कि हम यदि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हम बनाते, कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठन हम बना दें या कुछ अंतर्राष्ट्रीय कानून को हम लागू कर दें, तो विश्व स्तर पर जितने भी युद्ध होते हैं, उनको हम कम कर सकते हैं या हम उनको समाप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार का एक विचार उनके द्वारा दिया गया, जिसको हम कहते हैं आदर्शवाद का विचार। वुड्रो विल्सन के द्वारा ये विचार दिया गया और उन्होंने ही लीग ऑफ नेशन जो बना था, वो इसी से प्रेरित होके बनता है। लीग ऑफ नेशन बनता है आदर्शवाद। आदर्शवाद से प्रेरित होकर ही आप देखोगे यहाँ पर लीग ऑफ नेशन बनता है। आदर्शवाद का ही एक विचार है कि विश्व में शांति स्थापित कर सकते हैं हम, संगठन बनाएँगे, हम अंतर्राष्ट्रीय कानून हम बनाएँगे। यदि उसको फॉलो करेंगे, तो यहाँ पर विश्व में शांति स्थापित आ जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और 1930 के बाद में
कुछ राष्ट्रों ने दूसरे राष्ट्रों पर आक्रमण शुरू कर दिया और कुछ-कुछ युद्ध की शुरुआत भी हो जाती है। 1930 के बाद में आप देखोगे 1933 के आसपास हिटलर भी काफ़ी पावरफुल हो जाते हैं। दूसरी तरफ यहाँ मुसोलिनी आप देखोगे और दूसरी एक तीसरी तरफ आप जापान भी आप देखोगे, दूसरे देशों में लगातार इंटरफेयर कर रहे थे। जापान वाले यहाँ देखोगे आप चीन पर भी 1937 के आसपास आक्रमण करते हैं। ओके, तो इस प्रकार से बहुत सारे आक्रमण हो रहे थे, तो युद्ध शुरू हो जाता है। जबकि आदर्शवाद का एक विचार है जो कि कह रहा था कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन हम बना लेंगे, अंतर्राष्ट्रीय कानून हम बना लेंगे, तो उसके बाद में युद्ध नहीं होगा, ऐसा उनके द्वारा कहा जा रहा था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो हम कह सकते हैं कि जो एक विचार था आदर्शवाद का, क्या होता है इसको हम डिटेल से आगे कवर करेंगे। तो आदर्शवाद का जो विचार था, जो केवल आदर्श की बात कर रहा था, जो कि शांति की बात कर रहा था, जो कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन की बात कर रहा था, अंतर्राष्ट्रीय कानून की जो बात कर रहा था कि इनको हम बना देंगे तो शांति स्थापित हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो इसकी शुरुआत हम कह सकते हैं आदर्शवाद की क्रिटिसिज्म, जो आइडियलिज्म का जो विचार है, जो वुड्रो विल्सन के द्वारा लगभग दिया जाता है, वो यहाँ उसको क्रिटिसाइज किया जाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ओके, तो दोनों पॉइंट को आपको समझना होगा। ये किसका विश्लेषण कर रहा है? 1930 के बाद की जो घटनाएं घट रही है विश्व के अंदर, जो युद्ध के प्रारंभ हो चुके हैं, उस घटनाओं का एनालिसिस करने के लिए हमारे पास में कुछ भी नहीं था, ऐसा कोई भी थ्योरी नहीं था जो कि उसका एनालिसिस कर सके। उसके बाद में आप देखोगे जो आदर्शवाद का जो विचार है उसको क्रिटिसिज्म करने के लिए हमारे पास में एक थ्योरी आती है जिसका नाम है रियलिज्म, यथार्थवाद। होता क्या है इसको ये देख लीजिए। तो पहला पॉइंट है जो कि इसका मेन पॉइंट भी है, जैसा विश्व है उसको उसी रूप में देखना। देखिए आदर्शवाद वाले क्या कर रहे थे, वुड्रो विल्सन साहब कह रहे थे कि शांति स्थापित हो जाएगी, युद्ध नहीं होंगे, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसी ऐसी आदर्श की बातें कर रहे थे। लेकिन रियलिज्म ऐसा नहीं कहता है। वो कह रहा है कि जैसा विश्व है आप उसको उसी रूप में आप देखिए, जैसा विश्व आपको दिखाई देता है उसको उसी रूप में देखिए। जैसे ये कहेंगे कि विश्व में क्या दिखाई देता है, तो ये कहेंगे कि विश्व के अंतर्गत तो सभी राष्ट्र युद्ध करने में लगे हुए हैं, सभी राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हितों के लिए काम कर रहे हैं, सभी राष्ट्र है वो अपनी पावर को बढ़ा रहे हैं, अपने सर्वाइवल के लिए काम कर रहे हैं। हमें तो ऐसा ही दिखाई दे रहा है, वाकई में वो समय ऐसा ही दिखाई दे रहा था। सभी राष्ट्र अपनी शक्तियों को बढ़ा रहे थे, क्यों? क्योंकि सभी राष्ट्र अपने आप को सुरक्षित करना चाहते हैं। पता नहीं कौन किस पर क्या हमला कर दे, कोई हम पर हमला करे उससे पहले हम ही क्यों नहीं उसको समाप्त कर दें। तो सभी के लिए ज़रूरी क्या होता है? नेशनल इंटरेस्ट होता है, पावर होता है। वो युद्ध क्यों करते हैं? पावर को बढ़ाने के लिए। उद्देश्य क्या होता है? अल्टीमेट गोल उनका क्या होता है? नेशनल इंटरेस्ट होता है। ये सब उनको दिखाई दे रहा था। ऐसा नहीं दिखाई दे रहा था कि शांति स्थापित हो जाएगी, ये हो जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। तो रियलिज्म क्या कह रहा है? जैसा आपको दिखाई देता है, उसको उसी रूप में आपको देखना चाहिए। हमें इस यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पर हमें ये बोर्ड आपको दिखाई दे मेरे को दिखाई दे रहा है, कैमरा दिखाई दे रहा है। ओके, लैपटॉप मेरे को दिखाई दे रहा है, तो इसको इसी रूप में देखिए ना आप। ओके, जो दिखाई दे रहा है उसको उसी रूप में देखना। क्या होता है? यथार्थवाद होता है। जैसे विश्व में युद्ध हो रहे हैं तो आप उसी रूप में देखिए। मुसोलिनी अपनी पावर बढ़ा रहे हैं, हिटलर अपनी पावर बढ़ा रहे हैं, तो आप उसको उसी रूप में देखिए। प्रत्येक राष्ट्र युद्ध क्यों कर रहे हैं उसको उसी रूप में आप देखिए। हथियारों के निर्माण क्यों हो रहा है, परमाणु बम का आविष्कार क्यों हो रहा है, तो आप उसको उसी रूप में आपको देखना है जैसा आपको दिखाई दे रहा है। क्यों यूएनओ बनता है, क्यों वर्ल्ड बैंक बनता है, क्यों आईएमएफ बनता है, आपको क्या दिखाई दे रहा है? जो आपको दिखाई दे रहा है उसको उसी रूप में समझना चाहिए। अगला पॉइंट है, पूछा जाता है कि बताइए आपको क्या दिखाई दे रहा है? तो उन्होंने कहा कि इस विश्व में हमें तो अराजकता ही दिखाई दे रही है। क्या दिखाई दे रहा है? एनार्किकल वर्ल्ड सिस्टम हमें दिखाई देता है। फिर से उनसे पूछा गया कि क्या दिखाई दे रहा है? फिर से वो यही बात कर रहे हैं कि हमें तो यही एनार्किकल वर्ल्ड सिस्टम दिखाई दे रहा है। क्या होता है ये? इसका मीनिंग होता है अब्सेंस ऑफ सुप्रीम अथॉरिटी। अब्सेंस ऑफ सुप्रीम अथॉरिटी मीन्स सर्वोच्च सत्ता का अभाव, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं है, ऐसा कोई भी विश्व सरकार या विश्व या कोई ऐसा संगठन नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन नहीं है जो कि राज्य के व्यवहार को चेंज कर सके। इसका दूसरा अर्थ हो गया, जैसे हिटलर यदि किसी पर आक्रमण करना चाहता है, ओके, मुसोलिनी किसी पर आक्रमण करना चाहता है, तो उसको आक्रमण करने से रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी संगठन नहीं है। ऐसा कोई विश्व सरकार नहीं है जो कि राज्य के व्यवहार को चेंज कर सके।
ऐसा कोई भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संगठन नहीं है। जैसे एक देश के अंतर्गत क्या होता है, देश के अंतर्गत सुप्रीम अथॉरिटी होती है, आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप ऐसे जाके किसी का मर्डर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पूरा सिस्टम बना हुआ है, पुलिस व्यवस्था है यहाँ पर, हाई कोर्ट बना हुआ है, सुप्रीम कोर्ट बना हुआ है। ओके, पावरफुल लोग सेंटर में यहाँ पर बैठे हैं, तो आप जैसा चाहो वैसा नहीं कर सकते यहाँ पर, क्योंकि आपके पास में कंट्रोल करने वाले ऊपर है। लेकिन आपका जो राज्य है उसके ऊपर कंट्रोल करने वाला कोई भी नहीं है। ऐसा कोई भी वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं है, यहाँ पर कोई भी इंटरनेशनल लॉज नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि राज्य के व्यवहार को चेंज करे। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं अनार्किकल वर्ल्ड सिस्टम, अराजकतापूर्ण विश्व व्यवस्था कहते हैं। ओके, अराजकता का अर्थ समझ गए। एब्सेंस ऑफ सुप्रीम अथॉरिटी, सर्वोच्च सत्ता का अभाव। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं है, ऐसी कोई भी सुप्रीम अथॉरिटी नहीं है, सर्वोच्च शक्ति सत्ता नहीं है जो कि राज्य के व्यवहार को चेंज कर सके, ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि हम कह रहे हैं कि ऐसा कोई भी सुप्रीम अथॉरिटी नहीं है, कोई भी सर्वोच्च सत्ता नहीं है यहाँ पर जो कि राज्य के व्यवहार को चेंज कर सके या उस पर नियंत्रित स्थापित करे, कंट्रोल करने वाला यदि कुछ भी नहीं है, तो ऐसे में क्या होगा? प्रत्येक राज्यों को अपनी सुरक्षा खुद से करनी होगी। यह बात आप समझ गए होंगे कि हमें पता है कि हमारे ऊपर कोई भी ऐसा नहीं है जो कि हमें सुरक्षित कर सके। जब भारत को पता है कि हमें अपनी सुरक्षा खुद को ही करना है, यदि कोई दूसरा देश आक्रमण करेगा तो कोई भी हमारा साथ देने के लिए नहीं आएगा। जब ये बात हमें पहले से ही पता है तो हम क्या करेंगे ऐसी कंडीशन में? ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे? ऐसी कंडीशन में हम अपनी पावर को बढ़ाएंगे। हम अपने सर्वाइवल के लिए, हम अपने आप को सिक्योर करने के लिए अपनी पावर को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएंगे। तो यथार्थवाद क्या कहता है? ये विश्व कैसा है? अराजकता इसमें है। दूसरा पॉइंट, एब्सेंस ऑफ सुप्रीम अथॉरिटी। यदि एब्सेंस ऑफ सुप्रीम अथॉरिटी यहाँ पर है तो ऐसे में प्रत्येक राज्यों को अपनी सुरक्षा खुद को ही करना होता है। प्रत्येक राज्यों को अपनी सुरक्षा खुद से ही करना होता है। आगे वो कहते हैं कि यदि ऐसा है तो आपको इस विश्व में पावर कन्फ्लिक्ट आपको देखने को मिलेगा। शक्ति के लिए संघर्ष आपको इस व्यवस्था में आपको देखने को मिलेगा। शक्ति संघर्ष आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्योंकि प्रत्येक राष्ट्र जब अपनी शक्ति को लगातार बढ़ा रहा है, हम भी लगातार बढ़ा रहे हैं, चीन वाले भी लगातार बढ़ा रहे हैं, पाकिस्तान वाला भी बढ़ा रहा है। तो यदि सभी ही अपनी शक्ति को बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा? क्लेश होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा, उससे कॉन्फ्लिक्ट होगा। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या है? संघर्ष है। इस विश्व को वैसा ही देखना जैसा आपको दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? एब्सेंस ऑफ सुप्रीम अथॉरिटी, सर्वोच्च सत्ता अभाव, जिसको हम कहते हैं अराजकता व्यवस्था। दूसरा, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोई व्यवस्था नहीं है जो राज्य के व्यवहार को चेंज करे, ये हमने अभी देखा। दूसरा, प्रत्येक राज्यों को अपने आप को सुरक्षित खुद को ही करना होता है, उसको सिक्योर करने के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं है। इसलिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमें संघर्ष हमें देखने को मिलता है, हमेशा कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिलता है। और आगे ये भी कहते हैं कि जो स्टेट है वो मैन एक्टर होता है। स्टेट क्या है? मैन एक्टर है। यहाँ पर मैन एक्टर यानी मैन रोल जो निभाता है इस विश्व के अंतर्गत, जो मैन रोल निभाता है। जैसे एक मूवी के अंदर एक फिल्म आप देखते हो, उसमें मैन लीड कौन करता है? एक हीरो, एक्टर जिसको हम कहते हैं। उसी प्रकार से इस विश्व व्यवस्था का एक्टर कौन है? उसका हीरो कौन है? वो कौन है? एक राज्य, जैसे भारत, अमेरिका, चीन, जापान। ओके, ये क्या है? एक स्टेट है। और ये क्या है? एक्टर। इसको हम कहते हैं अंतरराष्ट्रीय संबंधों की भाषा में, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे एक्टर। तो जो कुछ भी किया जाता है वो इनके द्वारा ही किया जाएगा। हमें किस देश के साथ में कैसा व्यवहार करना है, किसके साथ कैसा व्यवहार नहीं करना है, यह सब कुछ राज्य के द्वारा ही निर्धारित किया जाएगा। हमें कोई दूसरा नहीं बताएगा। हमें जापान के साथ संबंध बनाने हैं, हमें अमेरिका के साथ संबंध बनाने हैं, हमें चीन के साथ संबंध बनाने हैं, ये सब कुछ हम ही डिसाइड करते हैं, कोई दूसरा नहीं है। हमें अपने देश में कैसी व्यवस्था बनानी है ये भी हम अपने से ही डिसाइड करते हैं। हमारे को कोई भी नहीं कहेगा कि ये आपको करना है। तो ये पॉइंट आप समझ गए होंगे। इसमें मेन एक्टर कौन होता है? एक राज्य ही मेन एक्टर होता है। जो कुछ भी किया जाता है इस विश्व में वो सब कुछ एक राज्य के द्वारा किया जाता है। तो हम इसको ऐसे भी तो कह सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी नॉन स्टेट एक्टर्स नहीं होता। नॉन स्टेट एक्टर्स यानी
राज्यों को प्रभावित करने वाला कोई ऐसा एलिमेंट्स नहीं है जो कि राज्य के व्यवहार को चेंज करे। ओके, जैसा कोई ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ऐसा कोई टेररिस्ट ग्रुप नहीं है, ऐसा कोई रिलीजियस कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, धार्मिक संगठन नहीं है, आतंकवादी संगठन नहीं है। ओके, या और किसी भी प्रकार का कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो कि जो कि हमें चेंज करे, जो कि इस विश्व व्यवस्था में राज्य के व्यवहार को चेंज करे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये मानते हैं कि नॉन स्टेट एक्टर्स जो होते हैं, गैर राज्य अभिकर्ता जो होते हैं, वो यहाँ पर नहीं होते हैं, इनका कोई भी रोल नहीं होता है। होते होंगे लेकिन इनका कोई रोल नहीं होता है, इस विश्व व्यवस्था में इनका कोई रोल नहीं होता है। तो इनकी भूमिका को ये स्वीकार नहीं करते हैं, इसको भी आपको ध्यान देना है। तो मैन कौन होता है इसमें? एक स्टेट होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पर संघर्ष क्यों कर रहे हैं सभी लोग? संघर्ष इसलिए कर रहे हैं अपने सर्वाइवल के लिए। प्रत्येक राज्यों को अपनी सुरक्षा खुद से करनी होती है, ये सभी हमें दिखाई दे रहा है। ये क्या बोल रहे हैं? यही तो हमें इस विश्व में दिखाई दे रहा है। यदि यही दिखाई दे रहा है तो हमें इसी को अध्ययन करना चाहिए, इसी का हमें एनालिसिस हमें करना चाहिए। देखिए आगे आगे वो कह रहे हैं इसमें, इस रियलिज्म की थ्योरी के अंदर अभी हम इसके बेसिक्स पॉइंट देख रहे हैं, इसके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे हैं कि होता क्या है, ये क्या मान के चल रहा है, इसकी क्या एजम्पशन है, ये हम पढ़ रहे हैं, मान्यता हम पढ़ रहे हैं रियलिज्म की। एक बार ये राष्ट्रीय हितों के ऊपर फोकस करता है। हमारा उद्देश्य क्या है, गोल हमारा क्या होता है? राष्ट्रीय हित होता है। हमारा गोल क्या है? हम क्यों काम करते हैं? अपने हितों के लिए काम कर रहे हैं। आप क्यों पढ़ रहे हैं? अपने हितों के लिए कर रहे हैं। आपका कोई ना कोई इंटरेस्ट है, इसलिए आप हमसे जुड़े हो। हमारा भी कोई ना कोई इंटरेस्ट है, इसलिए हम आपको पढ़ा रहे हैं। हर किसी का इंटरेस्ट होता है, एक देश का भी इंटरेस्ट होता है। तो जो कुछ भी आपको दिखाई देता है इस दुनिया में, जो भी व्यक्ति दिखाई देता है, वो सब अपने इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं। बिना लाभ के कोई भी काम नहीं होता है, कोई भी रिलेशन बिना इंटरेस्ट के नहीं होता है। यदि कोई रिलेशन लंबे समय तक चलना है तो उसमें इंटरेस्ट जरूर होता है, किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट हो सकता है। ओके, तो हम दूसरे देशों के साथ में रिलेशन हम क्यों बनाते हैं? क्योंकि हमें अपना इंटरेस्ट पूरा करना है। हम खाड़ी देशों के साथ में रिलेशन क्यों बना रहे हैं? हम फिलिस्तीन, इजराइल जैसे देश है, सऊदी अरब है, इराक है, इन सब के साथ रिलेशन क्यों बना रहे हैं? हम हमारे इसमें इंटरेस्ट है, क्योंकि काफी रेमिटेंस हमें वहां से मिलता है। धार्मिक कारण भी है, क्योंकि हमारे लोग वहां से जुड़े हुए हैं धार्मिक रूप से, वहां रूट्स है हमारा, ये भी आप देख सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर काफी रोजगार भी मिलता है और हमें तेल भी मिलता है वहां से, इसलिए तो हम उनके साथ में रिलेशन बनाते हैं। इस और तो कोई कारण नहीं है। अमेरिका के साथ में हमारी रिलेशन क्यों है वो भी आपको पता है। ओके, तो जब भी हम किसी देश के साथ रिलेशन बनाते हैं तो हमारा इंटरेस्ट ही सब कुछ होता है। जिस देश के साथ में हमारा इंटरेस्ट होगा उस देश के साथ में हम रिलेशन बनाएंगे। ध्यान में रखना है, जो कुछ भी किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में, वो सब कुछ नेशनल इंटरेस्ट के लिए ही होता है। इसके बिना कुछ भी नहीं होता है। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? राष्ट्रीय हित। जो कुछ भी होता है राष्ट्रीय हितों के लिए होता है, किसी भी प्रकार का इमोशंस के लिए नहीं होता है कि उनसे बहुत अच्छा लगता है, मोहब्बत हो गई उस देश से तो हम उनके लिए काम करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ओके, हमारे इंटरेस्ट ही सब कुछ होते हैं। नो इमोशंस। ओके, किसी प्रकार का इमोशंस नहीं होता है यहाँ पर। नेशनल सिक्योरिटी, तो राष्ट्रीय हितों की पूर्ति हम कैसे कर सकते हैं? पावर के द्वारा। ओके, राष्ट्रीय सुरक्षा कहां से बनेगी? शक्ति के द्वारा। ओके, तो राष्ट्रीय हितों को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? हमारे जो इंटरेस्ट है उसको हम कैसे फुलफिल कर सकते हैं? पावर को बढ़ा के। तो रियलिज्म वाले क्या कर रहे हैं? पावर को बढ़ाया जाएगा और पावर को बढ़ा के हम अपने राष्ट्रीय हितों को पूरा कर सकते हैं। ओके, तो ये क्या है? ये हो गया हमारा गोल, ये हमारा उद्देश्य है, और ये क्या है? एक साधन है, एक माध्यम है, मीन है। राष्ट्र पावर के द्वारा जैसे जैसे हमारी पावर बढ़ेगी वैसे वैसे हमारे इंटरेस्ट पूरे होते जाएंगे। तो पावर क्या हो गया? एक साधन हो गया, एक मीन हो गया, और उसके द्वारा हम अपने उद्देश्य को, हम अपने जो गोल है उसको हम पूरा कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर राष्ट्रीय हित हो गया, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए यहाँ पर काम किया जाता है। एक पॉइंट और है यहाँ पर, बैलेंस ऑफ पावर, शक्ति संतुलन। देखिए इसमें शक्ति संतुलन का जो कंसेप्ट है वो रियलिज्म के साथ में जुड़ा हुआ है, इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। बैलेंस ऑफ पावर का जो कंसेप्ट है वो इसी के साथ में जुड़ा हुआ है। आर्म्स रेस, शस्त्रों की जो दौड़ होती है, आर्म्स रेस जो होती है,
वो भी रियलिज्म के साथ में जुड़ा हुआ है। क्यों होता है ऐसा? जैसे इसमें बैलेंस को पावर किया जाता है। जैसे दो देश है, यहाँ पर देखिए आप कोल्ड वार का एरा देख लीजिए, क्योंकि जितनी भी थेरीज है लगभग कोल्ड वार के अंतर्गत जो कुछ हो रहा है उसको एनालिस किया जाता है। लगभग थेरीज आप जो पढ़ोगे, आगे हम पढ़ाएंगे आपको, तो कोल्ड वार का जो एरा उसी में इन सभी का डेवलपमेंट होता है। तो उसी का एग्जाम्पल हम देते हैं। तो एक देश हो गया, मान क्या लेते हैं, यूएसए हो गया, यूएसएसआर हो गया। ओके, एक यूएसए हो गया, एक हो गया यूएसएसआर। यदि इनके पास में जो हथियार है वो 10 है और इनके पास भी 10 है, तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि दोनों के पास बराबर हथियार है तो हम कहेंगे कि ये बैलेंस ऑफ पावर है, दोनों के पास में जो शक्तियां हैं बराबर है। लेकिन लेकिन जैसे ही किसी राष्ट्र के पास में पावर ज्यादा हो जाएगी, मान लेते हैं इसके पास 11 हो गई, 12 हो गई, तो ऐसे में क्या होगा? ऐसे में जो यूएसएसआर है वो भी अपनी पावर को बढ़ाएगा, 11 12 करेगा, वो इससे एक ज्यादा तय करेगा, 13 करेगा, पावर को बढ़ा रहा है लगातार। इसको हम क्या बोल रहे हैं? आर्म्स रेस। ऐसे ही हथियारों की दौड़ शुरू होती है। सामने वाला कितना हथियार है हमें नहीं पता है, और हमारे पास में कितने हथियार है वो भी सामने वालों को नहीं पता है। तो सभी राष्ट्र क्या करेंगे? लगातार हथियार बनाते जाएंगे, बनाते जाएंगे। ऐसा ही होता है कोल्ड वार के अंतर्गत, परमाणु बम लगातार बढ़ाते वो जाते हैं, खूब सारे आविष्कार किए जाते हैं, एक से बढ़कर एक आविष्कार यहाँ पर कोल्ड वार के एरा के अंतर्गत किए जाते हैं। तो यहाँ पर आर्म्स रेस होती है, सभी लोग अपने आप को सुरक्षित करना चाहते हैं। उनको नहीं पता है कि हमें सुरक्षित रहने के लिए कितने हथियारों की आवश्यकता होती है। किसी भी राष्ट्र को नहीं पता है कि हमें सुरक्षित रहने के लिए कितनी हथियारों की आवश्यकता होती है। ऐसे में प्रत्येक राष्ट्र अपनी सुरक्षा के लिए लगातार हथियारों का निर्माण करता है। इसी को हम क्या कहते हैं? आर्म्स रेस इसको हम कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? सिक्योरिटी डिलेमा। ओके, सिक्योरिटी डायलेमा इसको हम कहते हैं। हिंदी में इसके लिए शब्द है सुरक्षा दुविधा। तो इस विश्व में सिक्योरिटी डायलेमा की प्रॉब्लम है। यानी ये क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया कि हमें नहीं पता है कि हमें कितने हथियारों की आवश्यकता है। हमें नहीं पता है कि यूएसए के पास कितने हथियार है, हमें यह भी नहीं पता यूएसएसआर के पास कितने हथियार है। तो यूएसए वाला क्या करेगा कि हम उससे ज्यादा हथियार बनाएं, और उधर यूएसएसआर वाला भी सोचेगा कि हमें तो नहीं पता है कि इसके पास कौन कौन से हथियार है, तो वो भी लगातार हथियार बनाता जाएगा, लगातार वो हथियार बनाता जाएगा। तो ये प्रॉब्लम कहाँ से जुड़ी है? सिक्योरिटी। तो ये एक सुरक्षा दुविधा की स्थिति है कि हमें नहीं पता है कि हमारे सामने वाले के पास कितने हथियार है। ऐसे में हम लगातार हथियारों को बनाते जाएंगे, बनाते जाएंगे। इसी को हम सिक्योरिटी डायलेमा कहते हैं। हथियार हम लगातार बना रहे हैं, इसी को हम आर्म्स रेस कहते हैं। और जब तक बैलेंस ऑफ पावर बना रहेगा, जब तक यूएसए और यूएसएसआर के बीच में बैलेंस ऑफ पावर बना रहेगा, शक्ति संतुलन दोनों के पास में जब तक इक्वल पावर रहेगा, तब तक तो युद्ध नहीं होगा। जैसे ही शक्ति का असंतुलन होगा, वैसे ही यहाँ पर युद्ध की शुरुआत हो जाएगी। क्योंकि यदि यूएसए के पास में पावर बढ़ती है तो दूसरी तरफ यूएसएसआर वाला डर जाएगा और वो तुरंत इस पर आक्रमण कर देगा। क्यों करेगा? इसलिए करेगा कि वो हमें समाप्त करे, उससे पहले ही हम उसको समाप्त कर दे। एथेंस और स्पार्टा हम देखेंगे आगे। यूएसए हमें समाप्त करें उससे पहले ही हम इसको समाप्त कर दें, ऐसा होता है यहाँ पर। ओके, तो ये आपने देख लिया। तो जब तक बैलेंस ऑफ पावर बना रहेगा, जब तक बैलेंस ऑफ पावर बना रहेगा, युद्ध नहीं होंगे। जैसे ही बैलेंस ऑफ पावर नहीं होगा, जैसे ही ये असंतुलन होगा, एक के पास ज्यादा पावर हो जाएगी तो दूसरा डर जाएगा और डर के इस पर तुरंत आक्रमण वो कर देगा। तो ये सब हमें दिखाई दे रहा है। रियलिज्म वाले कह रहे हैं कि हमें तो ये सब दिखाई दे रहा है। आर्म्स रेस हमें दिखाई दे रहा है, सिक्योरिटी डायलेमा हमें देखने को मिल रहा है। ओके, हमें तो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए काम करने वाले लोग यहाँ पर दिख रहे हैं। पावर सब कुछ है यहाँ पर, अनार्किकल वर्ल्ड सिस्टम है, ऐसा हमें दिखाई दे रहा है। आदर्शवादियों तुम क्या बोल रहे हो हमें नहीं पता है, हमें तो ये सब कुछ दिखाई दे रहा है। इतनी बात आप समझ गए होंगे। आगे देखिए, तो एक जो आपका राष्ट्र होता है जिसको हम एक्टर कह रहे हैं, जिसको हम स्टेट कह रहे हैं, यहाँ पर मुख्य रूप से हम क्या कह रहे हैं? स्टेट कह रहे हैं या एक्टर जिसको कहते हैं, उसको अपना सर्वाइवल खुद से करना है। ये क्या? एक सेल्फ हेल्प ग्रुप है।
इसमें ये ग्रुप हो गया, एक राष्ट्र, एक सॉरी एक जो स्टेट है वो क्या हो गया, एक ग्रुप हो गया, सेल्फ हेल्प ग्रुप की तरह ये काम करेंगे। अपनी सुरक्षा अपने को ही करनी होती है। आप भी ध्यान में रखिए, अपनी सुरक्षा आपको खुद को ही करनी होती है। ये बात कर रहे हैं। आगे ये कह रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को ये नहीं मानता, इंटरनेशनल कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ये भी यदि इनको कोई बनाता है तो वो अपने इंटरेस्ट के लिए बनाता है। लीग ऑफ नेशन बना है, यूनाइटेड नेशंस बना है, वर्ल्ड बैंक बना है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यदि बना है, ओके, या ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनना है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बना है, तो ये सब जो भी बना है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन बना है, वो किसी ना किसी देश के इंटरेस्ट के लिए बना है। आगे हम डिटेल से हम पढ़ेंगे इनके बारे में कि ये क्यों बना है, किस लिए बना है। अभी आपको इतना समझना है, जो भी बना है इस दुनिया में वो किसी ना किसी के इंटरेस्ट के लिए बना है। जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है उसको यदि किसी ने बनाया है तो अपने इंटरेस्ट के लिए आपको बनाया है, उसको बनाया गया है। ये बात मैं नहीं, रियलिज्म वाले कह रहे हैं। ओके, तो अंतरराष्ट्रीय संगठनों को ये नहीं मानते कि ये सब कुछ नहीं होता है। यदि इनको बनाया भी जाता है तो अमेरिका जैसे देश, ब्रिटेन जैसे देश, फ्रांस जैसे देश या यूरोप जैसे देश है, यूरोपियन महाद्वीप में जो देश है, वो अपने इंटरेस्ट के लिए इनको बनाते हैं। कोई भी अंतरराष्ट्रीय विधि नहीं होती है, इंटरनेशनल लॉ ये सब कुछ भी नहीं होता है। जब युद्ध होता है ना तब इनको कोई नहीं मानता, इंटरनेशनल लॉ ये सब कुछ काम नहीं आता है। चीन ने कह दिया तो हम तो नहीं मानेंगे। ओके, हम नहीं मानेंगे, चीन ने तो कहा था हम इसको नहीं मानते, आप जैसा करना कीजिए, आप कौन क्या कर लेगा, उसको खत्म थोड़ी कर दोगे आप। ओके, तो अंतरराष्ट्रीय विधि, अंतरराष्ट्रीय संगठन ये सब केवल विचार है, आइडिया है, आदर्शवाद है, जिसको आप जमीन पर नहीं उतार सकते। ओके, तो ये केवल बातें हैं, इनका कुछ नहीं रखा है। तो अंतरराष्ट्रीय विधि, अंतरराष्ट्रीय संगठन ये सब नहीं होता है, कोई भी नैतिकता नहीं होता है। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में किसी प्रकार का मोरलिटी नहीं होता, नैतिकता, एथिक्स कुछ भी नहीं होता, ह्यूमन राइट्स ये सब कुछ नहीं होता है। जो हमारे लिए ठीक है, जो हमारे देश के लिए जो सही है वो हम करते हैं, वही मोरलिटी हो गया, जिससे हमें फायदा हो। ओके, जिससे हमारी राष्ट्रीय हित फुलफिल हो। यदि हम ऐसा कोई काम करते हैं तो वो नैतिक हो गया, और यदि वो ठीक नहीं है तो वो अनैतिक हो गया। तो जो भी काम देश के लिए सही है वे सभी काम नैतिक हो जाएंगे, और बाकी जो बच के वो अनैतिक हो जाएंगे। तो इतना आप पॉइंट समझ गए होंगे। ये जो कुछ भी पढ़ा हमने, यथार्थवाद का बेसिक्स हमने पढ़ा है, रियलिज्म का एकदम बेसिक्स आपने क्लियर कर लिया होगा कि आखिर इसमें होता क्या क्या है। अब हम अलग अलग पढ़ेंगे, इसके कुछ टाइप्स हम पढ़ेंगे, जो मेजर टाइप्स है, जिसको हम क्लासिकल रियलिज्म कहते हैं। एक हम पढ़ेंगे न्यू रियलिज्म, जिसको हम स्ट्रक्चरल रियलिज्म भी हम कह रहे हैं। ऑफेंसिव हो गया, डिफेंसिव हो गया, वैकल्पिक यथार्थवाद हो गया। ओके, ये सब हम देखेंगे, आगे हम देखेंगे इनको। ओके, लेकिन एक बार आप इतना समझ गए होंगे कि आखिर होता है क्या रियलिज्म, इसका जो बेसिक्स है वो आप समझ गए होंगे। यहाँ से क्वेश्चन केवल जो रिटन एग्जाम होता है वहां तो हेल्पफुल है, बाकी जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम है वो अभी हम जो आगे पढ़ेंगे वहां से क्वेश्चंस बनेंगे। इतनी बार अभी हमने केवल बेसिक्स देखा है। रियलिज्म का जो करेक्टरिस्टिक्स है वो हमने देखा, क्या इसका एग्जाम्पशन है, मान्यताएं, ये सब अभी हमने देखा। तो अभी हमने केवल रियलिज्म की जो कॉमन मान्यताएं हैं उसको हमने पढ़ा है। अब हम सबको एक एक करके पढ़ेंगे, इसके जो कई सारे टाइप्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे, और उनमें क्या डिफरेंसेस होता है उसको आपको ध्यान में रखना है। उस टाइप में कौन कौन से स्कॉलर्स है वो आपको ध्यान में रखना है। तो शुरू हम करते हैं क्लासिकल रियलिज्म से, और इसी को हम रियलिज्म भी कहते हैं। ओके, या इसको आप क्लासिकल रियलिज्म भी आप कह सकते हो, दोनों एक ही होता है। यथार्थवाद कह सकते हो, या आप इसको शास्त्रीय यथार्थवाद आप इसको कह सकते हो। इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, तो इसके लिए आपको इतिहास में जाना पड़ेगा, और इतिहास के अंतर्गत एक बहुत ही फेमस बुक लिखी गई थी जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ पेलोपोनेशियन वार। ओके, एक बड़ा युद्ध होता है, इस युद्ध का इतिहास लिखा गया है कि ये युद्ध क्यों होता है, कैसे हुआ, डिटेल से इस बुक के अंतर्गत लिखा गया है। किसके द्वारा ये बुक लिखी गई है, थ्यूसिडाइडस के द्वारा ये बुक लिखी गई है। और ये युद्ध का टाइम पीरियड क्या है, 431 से 404 के बीच में। ओके, लगभग 26-27 साल के लिए ये युद्ध होता है। तो इस युद्ध में क्या हुआ, और हम इसको रियलिज्म के अंतर्गत क्यों पढ़ रहे हैं, इसमें हमें क्या देखने को मिलता है, क्या कोई रियलिज्म का ऐसा कोई एलिमेंट्स है जो हमें यहाँ पर इस बुक के अंतर्गत देखने को मिलता है।
तो इसमें एक पॉइंट तो आपको ये देखने को मिलता है, हमने अभी देखा बैलेंस ऑफ पावर का कंसेप्ट अभी हमने देखा, शक्ति संतुलन, जब तक शक्ति का संतुलन रहेगा युद्ध नहीं होगा। जैसे ही शक्ति असंतुलित होती है, एक राष्ट्र के पास में ज्यादा शक्ति आती है तो उस समय क्या होगा, युद्ध हो जाएगा। तो इस पॉइंट को यहाँ पर हम समझ सकते हैं इस बुक के अंतर्गत। दो सिटी स्टेट है जिसका नाम है, एक का नाम है एथेंस, का नाम आपने सुना होगा, और एक स्पार्टा। दोनों कहां से हैं, यूनान से हैं दोनों। ओके, यूनान के दो बड़े सिटी स्टेट, एक एथेंस हो गया, एक हो गया स्पार्टा। तो स्पार्टा एक ऐसा एरिया है जो कि काफी पावरफुल है। ओके, ये काफी शक्तिशाली, हमेशा से स्पार्टा एक पावरफुल सिटी स्टेट रहा है। और दूसरी तरफ एथेंस एक स्टेट है जो अपनी पावर को लगातार बढ़ा रहा है, अपनी शक्ति को लगातार बढ़ा रहा है। एक ऐसा समय आएगा जब इन दोनों में संतुलन होगा, एथेंस और स्पार्टा का जो पावर है वो बराबर रहेगा। और यदि जब तक ये दोनों को बराबर रहेगा तब तक युद्ध नहीं होगा। एक समय के बाद में एथेंस अपनी पावर लगातार बढ़ाता है। ऐसे में स्पार्टा को ये डर रहेगा कि ये हमारे ऊपर आक्रमण नहीं कर दें। स्पार्टा के अंतर्गत फियर का माहौल बन जाएगा, इसको डर लगने लगेगा कि कहीं ये हमें समाप्त नहीं कर दे। ऐसे में स्पार्टा की तरफ से युद्ध की शुरुआत होती है। इस युद्ध को हम कहते हैं पेलोपोनेशियन वार। तो हमारे लिए यहाँ पर क्या उपयोगी है, ये शब्द, जब तक बैलेंस ऑफ पावर यहाँ पर बना रहा, दोनों के पास में बराबर शक्ति रही, तब तक युद्ध नहीं हुआ। जैसे ही बैलेंस का पावर नहीं बना, उसमें युद्ध हो गया। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर युद्ध का प्रारंभ हो गया, क्योंकि युद्ध का प्रारंभ क्यों होता है, मानव के अंतर्गत फियर होता है, वो सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम करता है, वो सेल्फिश होता है। ओके, उसके कुछ एम्बिशन होते हैं, आकांक्षा उसकी होती है, महत्वाकांक्षा जिसको हम बोलते हैं। तो फियर हो गया, इसमें एम्बिशंस होते हैं, और ये सेल्फी होता है, सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम करता है। तो मानव की ये कुछ गुण होते हैं, और इससे इससे प्रभावित होके ही या प्रभावित होकर ही वह युद्ध करता है। उसको डर का माहौल होता है, वो डर जाता है एकदम से, वो अपने स्वार्थ के लिए, या उसकी कुछ इच्छाएं होती है, ओके, एम्बिशंस होते हैं उसके, उसको पूरा करने के लिए वो क्या करेगा, युद्ध करेगा। ऐसा ही युद्ध यहाँ पर हुआ। इसी बुक के अंतर्गत एक डायलॉग के बारे में हमें जानकारी मिलती है जिसका नाम है मेलियन डायलॉग। इसी बुक के अंतर्गत इसके बारे में डिटेल से लिखा गया है, मेलियन डायलॉग के बारे में। इसी ये जो हिस्ट्री ऑफ पेलोपोनेशियन वार है, इस बुक में इसके बारे में एक्सप्लेन किया गया है। क्या है मेलियन संवाद, किससे जुड़ा हुआ, इसी बुक से जुड़ा हुआ है, थ्यूसिडाइडस ने इसने डिटेल से इसको एक्सप्लेन किया है। तो इसमें क्या होता है, इस मेलियन संवाद के अंतर्गत एक ऐसा टापू होता है, एक छोटा सा टापू होता है जिसका नाम होता है मेलोस। और ये वह समय होता है जब एथेंस और स्पार्टा के युद्ध की शुरुआत होने जा रही है। ऐसे में एथेंस के द्वारा उस मेलोस पर आक्रमण करने की बात कही जाती है कि हम आप पर आक्रमण करेंगे, ये आपके पास में एक ऑप्शन है, आप हमारे अंदर मिल जाइए। तो मेलोस ने कहा कि नहीं, हम तो नहीं मिलेंगे, हम क्या है, न्यूट्रल है। ध्यान दीजिए, मेलोस ने कहा कि हम न्यूट्रल है, तटस्थ है, हमें ना एथेंस से कुछ लेना देना है, ना ही स्पार्टा से कुछ लेना देना है। एथेंस ने कहा ऐसा नहीं होता है, आप हमारे साथ हो तो हमारे दोस्त हो, और हमारे साथ नहीं हो तो हमारे दुश्मन, एनिमी आप हो। मेलोस ने कहा कि हम न्यूट्रल रहना चाहते हैं। एथेंस ने कहा नहीं, न्यूट्रल कुछ भी नहीं होता है। तो आपको एक पॉइंट सीखने को मिलेगा, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कुछ भी न्यूट्रलिटी नहीं होता है, कोई भी राष्ट्र अलग नहीं हो सकता। जो कुछ चल रहा है इस विश्व व्यवस्था में, उससे अलग कोई भी राष्ट्र नहीं रह सकता। और एथेंस के द्वारा मेलोस को युद्ध किया जाता है उसके साथ में, और अपने अधीन कर लिया जाता है। तो ये पॉइंट यहाँ पर आपको समझने को मिल रहा है। जैसे एक एक कंसेप्ट आगे हम पढ़ेंगे, आदर्शवाद जो कह रहा था, जो आदर्श की बातें कर रहा था, ओके, कि कोई भी राष्ट्र न्यूट्रल भी रह सकता है, न्यूट्रलिटी की बात आदर्शवाद करता है। लेकिन रियलिज्म कहते हैं कि न्यूट्रलिटी ये नहीं होता है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नहीं होता है। एक व्यक्ति के स्तर पर आप इसको सोच सकते हो, लेकिन विश्व स्तर पर इस कंसेप्ट को आप अप्लाई नहीं कर सकते। कुछ भी तटस्थ नहीं होता अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, कोई ना कोई किसी ना किसी ग्रुप में शामिल होना ही होगा उसको।
ये पॉइंट आप समझ गए होंगे। तो इस जो मेलियन डायलॉग है जो कि इसी बुक के अंतर्गत डिटेल से लिखा गया है, इसमें आपको कुछ सीखने को मिलेगा कि जो पावरफुल पीपल है उसकी बातों को आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा। शक्तिशाली जो देश है उसकी बातों को स्वीकार करना ही पड़ेगा। यदि आप नहीं स्वीकार करते हो तो युद्ध के लिए आप तैयार हो जाओ। कोई मोरालिटी ये सब नहीं होता है, एथिक्स नहीं होता है, यहाँ पर कुछ भी नैतिक नहीं होता है। ये भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। इसी मेलियन डायलॉग से हम एक कंसेप्ट और समझ सकते हैं। ये जो एक कंसेप्ट सॉरी एक जो संघर्ष है दो विचारों के बीच में, लिबरलिज्म या जिसको हम आइडियलिज्म हम कह सकते हैं, और दूसरा रियलिज्म। तो रियलिज्म और आइडियलिज्म के बीच में जो एक संघर्ष है उनके विचारों में, कंसेप्ट जो संघर्ष है उसको भी हम यहाँ से समझ सकते हैं। जहां पर आदर्शवाद कहता है कि कोई भी देश रहना न्यूट्रल रहना चाहे तो रह सकता है, लेकिन रियलिज्म कहता है कि न्यूट्रलिटी जैसा कुछ यहाँ पर होता नहीं है, कोई भी देश अलग नहीं रह सकता। तो ये मेलियन एक डायलॉग है जो आपको ध्यान में रखना है। इसमें बैलेंस ऑफ पावर की बातें हमें पता चलती है, न्यूट्रलिटी की हमें बातें पता चलता है, और अंतरराष्ट्रीय राजनीति में ये सब नहीं होता है, न्यूट्रलिटी जैसा कुछ है नहीं। ये आप समझ गए होंगे मेलियन डायलॉग से। इसी से हम एक और समझ सकते हैं, ये जो स्पार्टा एथेंस का युद्ध हुआ था, इसी से जुड़ा हुआ एक पॉइंट हो रहा है जिसको हम कहते हैं थ्यूसिडाइडस ट्रैप्स हम कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, अभी तक आया तो नहीं है ऐसा, लेकिन आ जाएगा, कभी ना कभी आ जाएगा ये क्वेश्चंस भी। तो थ्यूसिडाइडस ट्रैप क्या होता है? इस शब्दावली का जो प्रयोग है वो किसके द्वारा किया गया है? ग्राम टी एलिसन के द्वारा इस शब्द का प्रयोग किया जाता है, थ्यूसिडाइडस ट्रैप। ट्रैप, ओके। ऐसे ही आपको ध्यान में रखना, हिंदी नहीं करना है, हर पॉइंट का हिंदी नहीं करना है। थ्यूसिडाइडस ट्रैप, इसमें क्या होता है? इसमें कहा गया कि दो देश है, सॉरी दो सिटी स्टेट मानते हैं हम, एक हो गया एथेंस और स्पार्टा। एक ऐसा इसमें सिटी स्टेट है जो एग्जिस्टेंस पावर है, जिसके पास में पहले से ही शक्ति है, जैसे स्पार्टा। स्पार्टा पहले से ही शक्तिशाली रहा है, हमेशा से शक्तिशाली रहा है। दूसरी तरफ है एथेंस जो इमर्जिंग पावर है, जिसकी पावर लगातार बढ़ रही है, जो अपनी पावर को बढ़ा रहा है। ऐसे में जो एक पावर पहले से है जैसे स्पार्टा, और दूसरा पावर कौन है? एथेंस है, जो कि अपनी पावर को बढ़ा रहा है। तो इन दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट होगा, और कन्फ्लिक्ट की शुरुआत कौन करेगा? स्पार्टा करेगा। यानी जो पहले से शक्तिशाली है वो देश नहीं चाहेगा, वो सिटी स्टेट नहीं चाहेगा कि कोई दूसरा देश शक्तिशाली हो जाए। स्पार्टा कभी नहीं चाहेगा कि एथेंस शक्तिशाली बन जाए। इसी को हम क्या कहते हैं? थ्यूसिडाइडस ट्रैप इसको हम कहते हैं। तो इस शब्दावली का कौन प्रयोग किया आपको ध्यान में रखना है, और इसमें होता क्या है। यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर एक टेंडेंसी के बारे में बताया गया है। किस प्रकार की टेंडेंसी? एक राइजिंग पावर के बारे में बताया गया है, ओके। एक बताया गया है डोमिनेंट पावर, यानी एक ऐसी शक्ति जो पहले से पावरफुल है। पहले से पावरफुल है वो कौन सी है? स्पार्टा। वो कौन सी है? अमेरिका, ले सकते हो अमेरिका। और एक ऐसी पावर जो लगातार बढ़ रही है, अपनी पावर को बढ़ा रहा है, इसको हम कह सकते हैं एथेंस, ओके। इसको हम कह सकते हैं चाइना। तो स्पार्टा नहीं चाहेगा कि ये पावरफुल हो जाए, स्पार्टा नहीं चाहेगा कि एथेंस पावरफुल हो जाए, तो वो पावर में आने से पहले, उसकी पावर बढ़ने से पहले ही उस पर आक्रमण कर देगा। यूएस से अमेरिका नहीं चाहेगा कि चाइना पावरफुल हो जाए, और उसकी पावर को रोकने के लिए वो हर संभव प्रयास करेगा, ओके। इसको आपको समझना चाहिए, इस कंसेप्ट को, थ्यूसिडाइडस ट्रैप जिसको हम कह रहे हैं। आगे देखिए, इसमें एक बुक है, बहुत फेमस बुक है, और ये है द आर्ट ऑफ वार। सुनजू की बुक है ये, ओके। और ये बहुत अच्छी बुक है, बहुत अच्छी बुक है, द आर्ट ऑफ वार। इसका हिंदी में ट्रांसलेशन भी आपको मिल जाएगा। एक बेस्ट सेलर है, सबसे ज्यादा के बिकने वाली किताबों में एक है ये बुक है। छोटी सी बुक है, ज्यादा नहीं है, मुश्किल से आप 2 घंटे बैठ के पढ़ोगे तो इसको पढ़ सकते हो। एकदम डायलॉग टाइप में ये लिखी गई है थोड़ा सा, ओके। तो ये बहुत आसान सा है, आसान है, पढ़ना चाहिए इस बुक को, आपको मिल जाएगा, कहीं पर भी मिल जाएगा। मैंने खुद ने भी इसको पढ़ा था, लगभग 1 से 1.5 घंटे में शायद इसको पढ़ा होगा। द आर्ट ऑफ वार अच्छी बुक है, पढ़ना चाहिए इसको, ओके। तो इसमें इसमें काफी कुछ बताया गया है, युद्ध के बारे में बताया गया है, जैसे मैकियावेली अपने बताते हैं,
ओके, जैसे मैकियावेली एक्सप्लेन करते हैं, वैसा ही यहाँ पर भी काफ़ी कुछ बताया गया है, युद्ध के बारे में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और इससे हमें बहुत सारे लेसन्स हैं, वो भी सीखने को मिलते हैं इस बुक से, ओके? तो इसको आपको ध्यान में रखना है, काफ़ी बेहतरीन बुक है ये। इसके बाद में कौटिल्य हम पढ़ते ही हैं, ये भी एक रियलिस्टिक स्कॉलर है, इसके बारे में तो हम बाद में पढ़ेंगे, ओके? और उसके बाद मैकियावेली द प्रिंस इनकी बुक है, जिसमें वो राजा को सलाह देते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, नैतिकता की बातें इसमें कही गई, क्या नैतिक है, क्या नहीं है, इन सबको भी हम बाद में देखेंगे। लेकिन कौन-कौन है इसमें, ये आपको ध्यान में रखना है। हॉब्स उसके बाद में आते हैं, वो भी एक रियलिस्टिक स्कॉलर है। मैकियावेली रियलिस्टिक स्कॉलर है, जो कि पावर के ऊपर इनका मेन मेन इसका फोकस रहता है। ओके, इसके अलावा यहाँ पर सुनजो हो गए यहाँ पर और इससे पहले थ्यूसिडाइडस हो गए। ये सभी क्या है, रियलिस्टिक स्कॉलर है। ओके, तो ये ट्रेडिशनल है, इनको तो आपको जानना चाहिए, थोड़ा बहुत हमें जानना चाहिए। हॉब्स, ये लेवियाथन है, इसको तो हम डिटेल से कवर करेंगे, सब कुछ हम डिटेल से पढ़ेंगे। ये भी अभी की हम बात करें तो इसमें एक स्कॉलर है जिनका नाम है E.H. कार। पहले एक समय था जो हर एग्जाम में एक बुक जरूर पूछी जाती थी, उसका नाम था 20 ईयर क्राइसिस। ये बहुत फेमस किताब है और ये अक्सर पहले पूछी जाती थी, अब तो शायद ही इस बुक को पूछा जाए क्योंकि इतनी बार इस बुक को पूछ लिया गया है। तो E.H. कार के द्वारा एक फेमस बुक लिखी गई 20 ईयर क्राइसिस। कौन सा 20 ईयर, 20 ईयर हो गया यहाँ पर, दो विश्व युद्ध हुए थे। 1900 एक विश्व युद्ध समाप्त हुआ था 1919 के अंतर्गत, ओके, और एक हो गए यहाँ पर 45 के बीच में, ओके। तो 19 और 39, जैसे सेकेंड वर्ल्ड वार है उसकी शुरुआत आप देखोगे 39 के आसपास है, तो 39 और 19 के बीच का जो 20 वर्षों का समय है, 19 से 39 तक, 19 से 39 के बीच का जो 20 साल का समय है, उसको यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है कि इसमें क्राइसिस किस प्रकार से आता है। इन सबको डिटेल से इस बुक में बताया गया है 20 ईयर क्राइसिस के अंतर्गत। हिस्ट्री ऑफ सोवियत रसिया, ये भी इनकी एक फेमस बुक है, और एक है नेशनलिज्म एंड आफ्टर, ये भी एक इनकी बुक है। सभी महत्वपूर्ण है, ये आपको ध्यान में रखनी है। हिस्ट्री ऑफ सोवियत रसिया, ये तो एक कॉमन सी किताब हो गई, ये तो एक बेसिक्स हो गया, कोई आसान सा पेपर आता है तो उसमें ये पूछा जाएगा 20 ईयर क्राइसिस, 20 वर्षों का संघर्ष कौन सा है, 1919 से 39 तक, ओके, 19 से 39 के बीच का ये समय पीरियड है और इसमें किस प्रकार से क्राइसिस हमारे सामने आता है, वर्ल्ड सिस्टम में, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में किस प्रकार से क्राइसिस आता है, उसको इसमें एक्सप्लेन किया गया है। ये उदारवाद को यूटोपिया कहते हैं, ओके। उदारवाद का जो विचार है उसको हम डिटेल से बाद में देखेंगे। उदारवाद को यूटोपिया कहते हैं। उदारवाद यानी जो बात कर रहा था कि केवल हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हम बना लेंगे, इंटरनेशनल लॉज हम बना लेंगे, ओके, तो ऐसी बातें ये कर रहा था। हालांकि कोई भी अपने आप को आदर्शवादी नहीं करना चाहेगा। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में तो कोई भी ऐसा नहीं है जो कि अपने आप को आदर्शवादी कहेगा। आदर्शवादी यानी जिनकी बातों का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, केवल हवा में बातें कर रहे हो, उनका कुछ लेना देना नहीं है। आप ऐसा थोड़ी कहना चाहोगे कि आप आदर्शवादी हो, केवल आदर्श की बातें कर रहे हो, आपकी बातों का कोई सेंस ही नहीं है, ऐसा तो आप नहीं चाहोगे। तो जिनको हम आइडियलिज्म कहते हैं, ये बेसिकली ये उदारवादी ही थे, ओके, ये उदारवादी ही लोग थे। लेकिन जो यथार्थवादी जो लोग थे, वो इनका मजाक उड़ाते थे कि आपकी बातें हैं केवल आदर्शवादी बातें हैं, आपकी बातों में कुछ भी नहीं रखा है। यूटोपिया यानी जो आदर्शवादी बात करता है, जिनका कोई सेंस नहीं होता है, जो रियलिस्टिक नहीं होती है, ओके, तो उनको हम क्या कहते हैं, यूटोपिया उसको हम कहते हैं। कल्पनावादी जिनको हम कहते हैं, कल्पना लोकी जिसको हम कहते हैं, जो कि हमारे आसपास की घटनाएं नहीं हो, जो कि पॉसिबल नहीं हो, वैसा होना पॉसिबल नहीं है। जैसे उदारवादी कह रहे हैं कि हम अंतर्राष्ट्रीय संगठन हम बनाएंगे, उन्होंने बनाया भी, लीग ऑफ नेशन बनाया, राष्ट्र संघ भी बनाया 1920 के आसपास। उसके बाद वो कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कानून भी हम बनाएंगे, वो भी बनाए, कई सारे अंतर्राष्ट्रीय कानून भी इनके द्वारा बनाया गया, लेकिन हुआ क्या, कुछ भी नहीं हुआ। तो ये सरकार कहते हैं ये सब बकवास तुम लोग कर रहे हो, होता कुछ है नहीं, ओके, कुछ नहीं होता है, आपकी बातें हैं वो केवल यूटोपियन है, आदर्शवादी आपकी बातें हैं। तो इनका मजाक उड़ाने के लिए, क्रिटिसाइज करने के लिए उनको क्या कहा गया, इनको कहा गया यूटोपिया कहा गया उनको, ओके, या इनको आदर्शवादी कहा गया, ओके। तो ये आप समझ गए होंगे। आगे हम डिटेल से देखेंगे उदारवाद को। आगे देखिए, इसमें E.H. कार को ही हम पढ़ रहे हैं। E.H. कार क्या कह रहे हैं,
तो यस कार्य यहाँ पर कह रहे हैं एक हेजेमनी का कंसेप्ट थोड़ा सा यहाँ पर वो समझाते हैं। हालांकि हेजेमनी का जो कंसेप्ट है वर्चस्व का कंसेप्ट है उसको हम बाद में देखेंगे। लेकिन यहाँ पर ये छोटी सी एक बात समझा रहे हैं कि दो राष्ट्र होते हैं, एक शक्तिशाली राष्ट्र होता है, एक कमजोर राष्ट्र होता है, और उन दोनों में संघर्ष क्यों होता है। एक शक्तिशाली राष्ट्र और एक कमजोर राष्ट्र के बीच में संघर्ष क्यों होता है, इस पॉइंट को वो हाईलाइट करते हैं। तो इसमें वो बताते हैं कि जो शक्तिशाली राष्ट्र है वो हमेशा शक्तिशाली ही बना रहना चाहेगा, वो हमेशा पावर में बना रहेगा, और जो कमजोर राष्ट्र है वो ऊपर आना चाहेगा, वो भी अपनी पावर को बढ़ाना चाहेगा, वो भी शक्तिशाली होना चाहेगा। जब दोनों ही पावर चाहते हैं तो क्या होगा, युद्ध होगा। शक्तिशाली राष्ट्र अपनी पावर को कम नहीं करना चाहेगा और जो दूसरा कमजोर राष्ट्र है वो अपनी पावर को बढ़ाएगा। इंग्लैंड और फ्रांस अपनी पावर को कम नहीं करना चाहेंगे, दूसरी तरफ जर्मनी जिनके ऊपर कई सारे बैरियर्स लगा दिए गए थे, ओके, कई सारे इसमें सैंक्शंस लगाए थे, कई सारे प्रतिबंध, ये सब बाधाएं, बहुत सारा इस पर हुआ था काफी कुछ। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, वो एक कमजोर हो गया, और कमजोर राष्ट्र क्या चाहेगा, पावर में आना चाहेगा, वो शक्तिशाली बनना चाहेगा। और इसी आधार पर आप देखोगे जर्मनी, हिटलर अपनी पावर को लगातार बढ़ाते हैं और युद्ध होता है और सेकेंड वर्ल्ड वार की शुरुआत हो जाती है। क्यों हुई, कमजोर राष्ट्र अपनी पावर को बढ़ाना चाहेगा, शक्तिशाली राष्ट्र है वो अपनी पावर को कम नहीं करना चाहेगा, ऐसे में युद्ध होता है। इसको आप लिख लीजिए, सेकेंड वर्ल्ड वार लिख लीजिए, प्रथम की जगह सेकेंड लिख लीजिए। इनकी एक बुक और है जिनका नाम है व्हाट इज हिस्ट्री, इतिहास क्या है, इसमें डिटेल से बताया गया है। ये भी काफी महत्वपूर्ण बुक है। इतिहास के जो विद्यार्थी होते हैं वो इनको जरूर पढ़ते हैं और पढ़ना भी चाहिए। इसमें वो पहला पॉइंट तो वो यथार्थवाद और आदर्शवाद के बीच में क्या, उसमें अंतर क्या है, ये सब हमें देखने को मिलता है यहाँ पर, कि रियलिज्म क्या होता है, आइडियलिज्म क्या होता है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस है जब वो हमें पता चलता है। और इसमें वो क्या कह रहे हैं ये देख लीजिए। इस बुक के अंतर्गत कहते हैं कि इतिहास क्या है, जो भी इतिहास है वो क्या है, एक कॉज और इफेक्ट का चलने वाला एक क्रम है जिसका हम विश्लेषण करते हैं। यानी एक घटना हुई, घटना का नाम क्या है, एक्स घटना है, उसके पीछे कोई रीजन है, ये हमेशा चलती रहेगी। एक घटना घटेगी उसका वो रीजन होगा, घटना चलती रहेगी उसका रीजन होगा, घटना चलती रहेगी उसका एक रीजन होगा। इतिहास का विकास, डेवलपमेंट ऑफ हिस्ट्री इसी प्रकार से होता है। किसी ना किसी कारण से कोई ना कोई घटना होगी, और घटना हो गई तो उसके बाद एक और फिर से कोई ना कारण कारण हो जाएगा। जैसे प्रथम विश्व युद्ध हुआ, उसके बाद में वर्साई की संधि होती है और जर्मनी के ऊपर कई सारे प्रतिबंध लगा दिए, प्रतिबंध ही एक रीजन हो गया यहाँ पर, ओके, और ये एक बड़ा रीजन होता है। फिर क्या होगा, सेकेंड वर्ल्ड वार होगा। तो एक कारण होता है, फिर घटना होती है, कारण होता है, घटना होती है। इतिहास का विकास, सभ्यताओं का विकास इसी प्रकार से होता है। इसमें एक ये बताया कि सिद्धांत से व्यवहार नहीं बनता, लेकिन व्यवहार से सिद्धांत जरूर बनता है। आपने किसी सिद्धांत का निर्माण कर दिया, क्या उसको आप व्यवहार में अप्लाई कर सकते हो, जरूरी नहीं है। एक सिद्धांत का निर्माण आपने कर लिया, क्या उसके आधार पर हम अपने व्यवहार को चेंज कर सकते हैं क्या। हमने एक सिद्धांत बना दिया कि सभी को ईमानदार होना चाहिए, तो क्या सभी ईमानदार हो सकते हैं, क्या पूरे विश्व में ऐसा हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते। लेकिन यदि व्यवहार ही ऐसा है, पूरे विश्व में सभी लोग ईमानदार है, तो उसके आधार पर हमने एक सिद्धांत बना दिया कि सभी मानव ईमानदार होते हैं, ओके। तो सिद्धांत यदि हमने पहले बना लिया है, उसको आप व्यवहार में अप्लाई करना चाह रहे हो तो वो पॉसिबल नहीं होता है। और यदि आपने व्यवहार के आधार पर एक्सप्लेन किया, उसको डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया, उसको एनालिसिस किया है, उसके आधार पर यदि आप किसी सिद्धांत का निर्माण कर रहे हो तो वो ठीक है, उसको हम स्वीकार कर सकते हैं। और व्हाट इज हिस्ट्री के अंतर्गत कुछ और है नहीं, राजनीति नैतिकता का कार्य नहीं है पॉलिटिक्स के अंतर्गत, या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, या कोई भी जो लीडर होते हैं उनके लिए जो मॉरल प्रिंसिपल होते हैं उनको फॉलो करना आवश्यक नहीं है, मोरलिटी इनके लिए आवश्यक नहीं है। तो ये सब ईएचकार बता रहे हैं व्हाट इज हिस्ट्री के अंतर्गत। तो ये सब आपको पता होना चाहिए, व्हाट इज हिस्ट्री क्या है। इसमें हिस्ट्री ऑफ सोवियत रसिया, 20 ईयर क्राइसिस, ये ईएचकार की फेमस किताबें। हम क्या पढ़ रहे हैं आपको फिर से बता दें, हम पढ़ रहे हैं क्लासिकल रियलिज्म और इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ। क्लासिकल रियलिज्म का डेवलपमेंट कैसे हुआ
ये हम अभी पढ़ रहे हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। आगे जो मेन थिंकर है इस रियलिज्म के, वो कौन है? हैंस मार्गेंथ्यू। हैंस मार्गेंथ्यू इसके सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतकार है, बहुत महत्वपूर्ण है हैंस मार्गेंथ्यू रियलिज्म। इसको सिस्टमेटिक जो एनालिसिस किया, सिस्टमेटिक जो एनालिसिस किया वो हैंस मार्गेंथ्यू के द्वारा ही किया जाता है। एक बार पढ़ लीजिए। डेविड सिंगर जो इनके बारे में कहते हैं कि ये सबसे प्रमुख सिद्धांत निर्माता है, के डब्ल्यू थॉमसन जो कि कहते हैं मॉर्गेंथ्यू विश्व राजनीति के समकालीन लेखकों में सबसे महत्वपूर्ण है, इनसे बेहतर कोई राइटर नहीं है। तो ये डेविड सिंगर वाला जो पॉइंट है वो आपको पता होना चाहिए कि डेविड सिंगर यहाँ पर क्या कर रहे हैं। डेविड सिंगर वाला आपको ध्यान होना चाहिए। ओके, कि ये किसका स्टेटमेंट है? सबसे प्रमुख सिद्धांत निर्माता है या विश्व राजनीति के समकालीन लेखकों में सबसे महान कौन है? इस प्रकार के स्टेटमेंट पूछ लिए जाते हैं। डेविड सिंगर हो गया ऊपर सबसे प्रमुख सिद्धांत निर्माता, और उसके नीचे क्या दे रखा है? के डब्ल्यू थॉमसन। और ये क्या कहते हैं? मॉर्गेंथ्यू विश्व राजनीति के जो समकालीन जितने भी लेखक है जिन्होंने बेहतरीन काम किया है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को समझने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझने के लिए जिसने भी प्रयास किया है, उन सब में सबसे बेहतर कौन है? हैंस मार्गेंथ्यू उसमें सबसे बेहतर है। किताबें देख लीजिए हैंस मार्गेंथ्यू के द्वारा कौन कौन सी किताबें लिखी गई है। तो सभी का डेट अपने को ध्यान नहीं रखना चाहिए, और हमारे लिए पॉसिबल भी नहीं कि सभी का डेट हम ध्यान में रखें। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो किताबें पूछी जाती है उनका ऐसा कोई डेट नहीं पूछा जाता कि कौन कब लिखी जाती है, इतना कुछ नहीं आता है। वो सब आपको जो वेस्टर्न थिंकर के अंदर का जो जितने भी हम थिंकर हम पढ़ते हैं वहां पर पूछा जाता है, यहाँ पर इतना नहीं आता है ऐसे। फिर भी कुछ किताबें हैं जो कि महत्वपूर्ण है। साइंटिफिक मैन वर्सेस पावर पॉलिटिक्स बहुत महत्वपूर्ण किताब है। ओके, एक पुरानी किताब जो पहले पूछी जाती थी, जो कि मेन किताब भी है इनकी हंस मॉर्गेंथ्यू की, मॉर्गेंथ्यू पॉलिटिक्स अमंग नेशंस स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस। पॉलिटिक्स अमंग नेशंस सबसे फेमस किताब यदि हम बोल लें मॉर्गेंथ्यू की, वो यही है, पॉलिटिक्स अमंग नेशंस। स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस, किस प्रकार से संघर्ष होता है पावर और पीस के लिए। 1948 में ये बुक आती है, उसके बाद में ये काफी फेमस हुए थे। हालांकि एक बड़े नाम है अमेरिका की राजनीति में, इनका बड़े नाम है, इनको भी हम कुछ कुछ देखेंगे लास्ट में। पॉलिटिक्स में भी काफी इंटरफेयर रहता है। ओके, और ये काफी पावरफुल पद के ऊपर भी रहते हैं। इसके अलावा इनकी बुक है पॉलिटिक्स इन 20th सेंचुरी, डायलेमास ऑफ पॉलिटिक्स इन डिफेंस ऑफ द नेशनल इंटरेस्ट। तो साइंटिफिक मैन वर्सेस पावर पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स अमंग नेशन स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस आपको पता ही होना चाहिए, और याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं भी रहे तो एक बार देख तो लो कम से कम। ओके, तो ये इनकी 4-5 किताबें हैं जो कि आपको देखना ही चाहिए। साइंटिफिक मैन वर्सेस पावर पॉलिटिक्स और मॉन पॉलिटिक्स अमंग नेशन स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस, स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस 1948। तो ये इनकी किताबें हो गई, ध्यान हो गई होगी, इतना आसान से बार बार रिवाइज कीजिए तो सब कुछ ध्यान आ जाएगा। इसके बाद में ये जाने जाते हैं अपने 6 प्रिंसिपल के लिए, 6 सिद्धांतों के लिए अपने जाने जाते हैं। यथार्थवाद के इन्होंने 6 सिद्धांत दिए, ये आपको ध्यान होना चाहिए। 6 सिद्धांत कौन कौन से हैं इसको आपको अच्छे से पता होना चाहिए। एक एक करके समझ लेते हैं कि आखिर इसमें क्या कहा गया है इन 6 प्रिंसिपल में हैंस मॉर्गेंथ्यू के द्वारा, एक एक करके समझ लेते हैं। तो मेन थीम ऑफ क्लासिकल रियलिज्म की मेन थीम क्या है? तो इसमें कहा गया कि अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीति है वो मानव के वस्तुनिष्ठ जो वस्तुनिष्ठ स्वभाव होता है, ऑब्जेक्टिव जो बिहेवियर होता है उसके ऊपर बेस होता है। ये क्या हो गया? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो संचालन है मनुष्य के वस्तुनिष्ठ स्वभाव पर आधारित होता है। इसको समझिए थोड़ा सा। ओके, इसको समझ लीजिए। पहले तो ये समझ लीजिए कि ऑब्जेक्टिविटी क्या होता है। यहाँ पर हमारे सामने शब्द है पहला ही, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव शब्द कहाँ पर आता है? जिसमें हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे आप एग्जाम देते हो, ऑब्जेक्टिव आपका एग्जाम होता है, ओके, तो उसका आंसर फिक्स होता है कि यदि सी आंसर है तो सी ही होगा। दूसरा दूसरा कोई स्टूडेंट है वो भी इसका आंसर सी ही करेगा तभी मान्य होगा। ओके, सभी के लिए
एक फिक्स ऑप्शन होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं सब्जेक्टिव एग्जाम यानी जो लिखने वाला एग्जाम होता है और उसमें क्वेश्चंस आते हैं भारत पाकिस्तान के संबंधों पर अपने विचार स्पष्ट कीजिए। तो हमारे जो लिखने का ढंग होता है वो अलग तरीके से हो सकता है और एक जैसा भी हम लिखते हैं तो उसमें जो मार्किंग होती है वो अलग-अलग हो सकता है। किसी के 4 नंबर आ सकते हैं 10 में से, किसी के 6 नंबर आ सकते हैं। लेकिन यदि कोई ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है उसमें आपके फिक्स नंबर आते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन है, आपका सही है तो 1 आएगा, गलत होगा तो 0 आएगा। तो ऑब्जेक्टिव क्या होता है जिसमें हम चेंज नहीं कर सकते, जो कि सार्वभौमिक होता है। ओके, यहाँ पर अमेरिका में भी वही होगा जो कि भारत में होगा। जैसे ऑब्जेक्टिव क्या है, ये पेन ऑब्जेक्टिव रूल पर फॉलो करेगा, इसको गिराओगे तो वो नीचे गिरेगा। तो कोई भी वस्तु यहाँ पर आप छोड़ोगे तो वो नीचे की तरफ गिरोगी। ये क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव बिहेवियर है। आप मेरी बात समझ रहे हो? इसी प्रकार से मानव के बारे में बताते हैं। मॉर्गन क्या कह रहे हैं, जो ह्यूमन नेचर है, मानव का जो व्यवहार है, वो भी ऑब्जेक्टिविटी है। इसमें आपको ऑब्जेक्टिविटी आपको देखने को मिलता है। कैसे ऑब्जेक्टिविटी? वस्तुनिष्ठ कैसे होता है कि जितने भी आपको मानव देखने को मिलेंगे, वो कैसे होंगे? वो सेल्फिश होंगे सब, स्वार्थी होंगे, अपने हितों के लिए काम करेंगे। स्वार्थी होंगे और सभी अपने हितों के लिए काम करेंगे, अपने सर्वाइवल के लिए काम करेंगे, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए वो काम करेंगे, ऐसा कह रहे हैं। और ये क्या है? ये फिक्स प्रिंसिपल है। सभी का ऐसा ही होता है। मेरा भी ऐसा ही होगा, आपका भी वैसा ही होगा, अमेरिका में कोई बैठा तो उसका भी वैसे होगा। ओके, युगांडा में यदि कोई बैठा है व्यक्ति, उसका भी ऐसा ही ह्यूमन नेचर होता है। और एक क्या होता है, ऑब्जेक्टिविटी इसमें आपको देखने को मिलता है। सभी मानव का जो स्वभाव है वो एक जैसा ही होता है। कैसा होता है? वो स्वार्थी होता है, अपनी पावर को बढ़ाने वाला होता है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी आप को सुरक्षित रखना चाहता है। इस प्रकार से एक मानव व्यवहार होता है। यहाँ पर क्या लिखा गया है, अंतरराष्ट्रीय राजनीति का जो संचालन है वो मानव के इसी व्यवहार के ऊपर बेस्ड होता है। आप बताइए मेरे को कि जो डिसीजन लिए जाते हैं, मान लिया अपना देश है, वहाँ पर डिसीजन कौन ले रहा है? हमारे जैसे लोग, यानी एक मानव ही ले रहा है। आप देख सकते हो प्रधानमंत्री, आप देख सकते हो मुख्यमंत्री, आप देख सकते हो डिफेंस मिनिस्टर, आप देख सकते हो। जो भी है वो क्या है, मानव है। और मानव का स्वभाव कैसा होता है? मानव का स्वभाव कैसा होता है? वो स्वार्थी होता है, वो पावर को बढ़ाना चाहता है, अपने आप को सुरक्षित करना चाहता है, उसके लिए अपने हित ही सब कुछ होता है। तो ये सभी जब व्यक्ति राष्ट्र के अंतर्गत, राष्ट्र के लिए वो जब कानून बनाएंगे या विदेश नीति का निर्धारण करेंगे कि हमें दूसरे देशों के साथ में कैसा व्यवहार करना है, तो वो वैसा ही करेंगे जैसा वो हैं। तो वो इस बात को ध्यान में रखेंगे कि जो भी हम डिसीजन ले रहे हैं वो कैसे होने चाहिए, अपने इंटरेस्ट के लिए होने चाहिए, उससे हमें पावर मिलना चाहिए, इससे हम अपने आप को सर्वाइवल कर सकें, ऐसे हम डिसीजन लेंगे। यही बात की जा रही है कि जो प्रत्येक राष्ट्र है उसको, उसमें जो कानून बनाने वाले लोग होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से जुड़े नियम, नीतियां, जो भी पॉलिसी मेकर होते हैं, वो कौन है? व्यक्ति ही है, मानव ही है, ह्यूमन ही है। और उनका नेचर कैसा होता है? वो पावर को बढ़ाने वाले होते हैं। ओके, अपने सर्वाइवल के लिए काम करते हैं, सेल्फिश होते हैं, ज़्यादातर स्वार्थी होते हैं, तो ऐसे होते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो संचालन है वो कैसा होगा? ऐसा ही होता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो संचालन है वो मनुष्य के वस्तुनिष्ठ स्वभाव पर आधारित होता है। हमारा जो व्यवहार है वो कैसा होता है? एक जैसा ही होता है, सभी का एक जैसा होता है। और यही मेन थीम है क्लासिकल रियलिज्म। इसमें ह्यूमन नेचर के बेस्ड पर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को समझाने का प्रयास किया गया है। किसी भी राष्ट्र के द्वारा डिसीजन किस प्रकार से लिए जाते हैं, वो सब इसमें बताने का प्रयास किया गया कि जैसा ह्यूमन नेचर होता है वैसा ही डिसीजन लिए जाते हैं। और ह्यूमन नेचर सबका एक जैसा होता है, मानव व्यवहार सभी का एक जैसा होता है, सभी जो ह्यूमन है, ह्यूमन बीइंग है, सबका एक जैसा ही नेचर होता है। इसलिए आप देखोगे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में प्रत्येक राष्ट्र अपनी पावर को बढ़ाना चाह रहा है, प्रत्येक राष्ट्र अपने इंटरेस्ट को पूरा करने का यहाँ पर प्रयास कर रहा है। सभी राष्ट्र ऐसा ही कर रहे हैं। तो ये फर्स्ट प्रिंसिपल है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति कैसे चलती है, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में नियम कैसे बनते हैं, संबंध कैसे बनते हैं, रिलेशन किस प्रकार से स्थापित होता है। जैसा मानव का स्वभाव होता है वैसे ही यहाँ पर नियम बनते हैं। ये पॉइंट आप समझ गए होंगे। देखिए इसमें political realism believes that politics, like society in general,
in governed by objective laws that have their roots in human nature. ओके, इस पॉइंट को अभी हमने एक्सप्लेन किया। तो इसके अंतर्गत जो ह्यूमन नेचर है इसको सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है और इसमें कहा गया कि मानव के व्यवहार के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का निर्धारण होता है। जैसा ह्यूमन नेचर होता है उसके अनुसार यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत हम कैसा रिलेशन बनाएंगे वो सब इससे डिसाइड होता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का निर्माण मानव के द्वारा होता है। नीति निर्माता जो पॉलिसी मेकर होते हैं वो भी ह्यूमन होते हैं और जैसा ह्यूमन होगा वैसा ही राज्य होगा, जैसा ह्यूमन का नेचर होगा वैसा ही राज्य होगा और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति ऐसे ही चलती है। इस पॉइंट को आप समझ गए होंगे, इससे ज्यादा एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। ओके, इतना काफी है, आप कोई भी एग्जाम दो इतना काफी है। आगे देखिए, इसमें इन सबको तो हमने समझ लिया है, केवल इनके 6 प्रिंसिपल है उसके बेस पर आपको समझना है। दूसरा जो प्रिंसिपल है वो इसमें है कि जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है इसमें मेन एलिमेंट्स क्या होता है, नेशनल इंटरेस्ट होता है। देखो प्रत्येक राष्ट्र अपने हितों के लिए काम करता है, आप भी तो अपने हितों के लिए काम करोगे, हम भी अपने हितों के लिए काम करते हैं, कोई भी देश है वो भी अपने हितों के लिए काम करता है। तो प्रत्येक राष्ट्र राष्ट्रीय हितों को अधिकतम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भाग लेते हैं। हम पार्टिसिपेशन क्यों करते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंतर्गत, क्योंकि हमें अपने इंटरेस्ट को फुलफिल करना है। अमेरिका पहले दूसरे देशों के साथ इतना इंटरफेयर नहीं करता था, रिलेशन नहीं बनाता था, आप फर्स्ट वर्ल्ड वार तक देखोगे। लेकिन उसके बाद में इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में उसने इंटरफेयर करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसको एक हेजेमनी बनना था, विश्व की सर्वोच्च शक्ति उसको बनना था, सुप्रीम अथॉरिटी उसको बनना कि हम सबसे शक्तिशाली बन जाएं, क्योंकि उसके उसमें इंटरेस्ट था। हमारा इंटरेस्ट देख लीजिए आप, अभी मैंने आपको कुछ समय पहले बताया था कि हमारा इंटरेस्ट कैसा होता है। तो हमारा जो इंटरेस्ट है वो खाड़ी देशों के साथ में है, क्यों है? हमने पहले इजराइल के साथ में रिलेशन क्यों नहीं बनाए, 1992 में ही रिलेशन क्यों बनाए, उसके पीछे भी कोई ना कोई इंटरेस्ट जरूर है। ओके, हमारे जो रिलेशन है वो जापान जैसे देशों के साथ में, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ में क्यों है, इसके पीछे भी कोई ना कोई इंटरेस्ट जरूर है। ओके, परिवार के हर मेंबर का अपना अपना इंटरेस्ट होता है, सोसाइटी के हर मेंबर का अपना अपना इंटरेस्ट होता है, देश में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति है उनके अपने हित होते हैं और हितों के लिए ही काम किया जाता है। तो ये पॉइंट आप समझ गए होंगे। नेशनल इंटरेस्ट डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ नेशनल पावर, इसको हम देखेंगे अभी। ओके, आगे इसमें देखिए राष्ट्रीय हित है वो सदैव परिवर्तनशील होते हैं, इंटरेस्ट इज ऑलवेज डायनेमिक। राष्ट्रीय हित ही यूनिवर्सल है, यही सार्वभौमिक है, यही सब कुछ होता है। हमारे देश हम किसके साथ रिलेशन बना रहे हैं किसके साथ नहीं बना रहे हैं कुछ भी स्थायी नहीं होता है। जो परमानेंट है ऑलवेज परमानेंट क्या होता है, नेशनल इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इज ऑलवेज डायनेमिक होता है। ओके, तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है, इंटरेस्ट ही होता है। कोई भी स्थायी मित्र नहीं होता है और कोई स्थायी दुश्मन नहीं होता है। स्थायी होता है तो क्या होता है, परमानेंट क्या होता है, केवल नेशनल इंटरेस्ट ही होता है। जैसे हमने बताया कि हमारे पड़ोसी देशों के साथ में हमारे संबंध कैसे हैं, कभी किसी के साथ अच्छे हो जाते हैं, कभी किसी के साथ बुरे हो जाते हैं। एक समय था जब हमारे अमेरिका के साथ में रिलेशन अच्छे नहीं थे, लेकिन एक अभी का समय है अमेरिका के साथ में हमारे अच्छे रिलेशन है। एक समय था जब यूएसएसआर के साथ हमारे बहुत बेहतरीन रिलेशन थे और आज का समय थोड़े थोड़े रिलेशन है वो कमजोर होते जा रहे हैं हमारे यू यू इसके साथ, सॉरी, रसिया के साथ में जो रिलेशन है वो थोड़े से पहले की अपेक्षा कमजोर होते जा रहे हैं। तो ये क्या है, जिसके साथ हमारा इंटरेस्ट रहेगा उसके साथ में हमारे रिलेशन है वो बेहतर होते जाएंगे, जिनके साथ हमारे इंटरेस्ट कम होते जाएंगे उनके साथ हम वैसा ही रिलेशन हम करेंगे। तो हम कहते हैं ना कि ये हमारा दोस्त है, ये हमारा दुश्मन है। ये पर्सनल लाइफ में हो सकता है, आपके व्यवहारिक जीवन में हो सकता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ऐसा कोई नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि एक बार यदि हमारा दुश्मन हो गया तो हम उससे दोस्ती नहीं करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। यदि जिससे भी हमारा इंटरेस्ट फुलफिल होता है उससे हम दोस्ती करेंगे, जरूर हम उससे दोस्ती करेंगे। और ये बात भी कही जा रही है कि जो राष्ट्रीय हित है वो परिवर्तनशील होते हैं, यानी कुछ इंटरेस्ट होते हैं वो कभी किसी देश के साथ में पूरे होते हैं, कभी किसी देश के साथ में पूरे होते हैं। तो ये बदलते रहते हैं। हालांकि कुछ इंटरेस्ट है वो परमानेंट होते हैं, जैसे हमें अपना विकास करना है, अपने ऊर्जा ऊर्जा संसाधन हमें ज्यादा से ज्यादा चाहिए, हम अपने हितों को पूरा करना चाहते हैं, हमें पावर चाहिए। ओके, परमाणु बम ये सब बनाने के लिए हमें रॉ मटेरियल्स चाहिए अच्छा खासा।
लेकिन इनकी पूर्ति जहाँ भी होगी, जहाँ से भी होगी, उनके साथ हम रिलेशन हम बनाएँगे। एक समय था जब इज़राइल के साथ हमारे संबंध नहीं थे, ओके? लेकिन जैसे ही हमारे इंटरेस्ट बदले यानी जैसे ही कोल्ड वॉर की समाप्ति हुई, वैसे ही हमारे इज़राइल के साथ संबंध स्थापित हो गए। सीधी-सी बात है। उससे पहले हमारे अमेरिका के साथ भी रिलेशन अच्छे नहीं थे, लेकिन कंडीशन चेंज हुई, स्ट्रक्चर चेंज हुई और वैसे ही हमारे रिलेशन अमेरिका के साथ भी स्थापित हो गए। तो जो हित है वो बदलते रहते हैं, कुछ-कुछ हित है जो कि बदलते रहते हैं और जैसे ही हमारे इंटरेस्ट बदलते हैं, हमारा जो व्यवहार है वो भी बदलता रहता है। कभी हमारे रिलेशन किसी देश के साथ अच्छे होते हैं, कभी किसी देश के साथ में अच्छे होते हैं। हमें यूएसएसआर की ज़्यादा आवश्यकता थी क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा खतरा था उस समय। पड़ोसी राष्ट्रों के साथ हमारे युद्ध चल रहे थे, तो वो एक कंडीशन था। अभी हमें अपना डेवलपमेंट करना है, तेज़ गति से हमें डेवलपमेंट करना है, तो हमें लगता है कि हमारा जो ये इंटरेस्ट है वो अमेरिका के साथ में रहकर पूरा हो सकता है। और यदि अभी हमें ऐसा लग रहा है, तो हमारा इंटरेस्ट तो चेंज हुआ ना और इंटरेस्ट चेंज हुआ, हमने रिलेशन भी अलग देश के साथ में स्थापित हमने कर लिया। अगला नंबर पॉइंट नंबर 4 था इसमें कि राज्य का जो व्यवहार है वो नैतिकता के जो नियम होते हैं उनके द्वारा संचालित नहीं होता है। एब्स्ट्रैक्ट मॉरल प्रिंसिपल कैन नॉट बी अप्लाइड टू पॉलिटिक्स। ओके, तो राज्य का व्यवहार नैतिकता के द्वारा संचालित नहीं होता है। कोई भी मॉरल प्रिंसिपल एक स्टेट के लिए नहीं होता है। कोई भी मॉरल प्रिंसिपल नहीं होता है कि आपको ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। नहीं, नहीं, ऐसा हम नहीं करेंगे। नैतिकता की जो बातें हैं वो केवल थ्योरेटिकल होती है, व्यवहार में नैतिकता का पालन नहीं किया जाएगा। एक राज्य के लिए वही नैतिक है जो उसको सिक्योर करे, उसके जो राष्ट्रीय हित है उसको पूरा करे, हमारे लिए वही नैतिक होता है। हम किस देश के साथ रिलेशन बना रहे हैं, किसके साथ नहीं बना रहे हैं, इसमें क्या होता है? ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा देश है जो कि ह्यूमन राइट्स का एवोल्यूशन कर रहा है, जो ह्यूमन राइट्स यानी मानवाधिकारों का पालन नहीं कर रहा है। यदि हम उस देश के साथ रिलेशन बना रहे हैं तो हमारा कोई ना कोई इंटरेस्ट है। तो नैतिकता ये सब कुछ नहीं होता है कि आप केवल और केवल नैतिकता के नियमों का पालन करोगे। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो 4 नंबर पॉइंट समझ में आ गया होगा। एब्स्ट्रैक्ट मॉरल प्रिंसिपल कैन नॉट बी अप्लाइड टू पॉलिटिक्स। राज्य का जो व्यवहार है वो नैतिकता द्वारा संचालित नहीं होता है। नैतिकता द्वारा संचालित यहाँ पर नहीं होता है। मान लेते हैं भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर है और वहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा है और वो कहेगा कि हम तो ईमानदार हैं, हम तो झूठ नहीं बोलते और अपनी सारी सूचनाएँ, हमारी पूरी स्ट्रैटेजी वो पाकिस्तान वालों को दे देगा, तो ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ओके? वो बोलेगा कि हम तो नैतिक है, काहे के नैतिक हो भाई? सब कुछ तो आपने बता दिया, सब कुछ तो आपने खत्म कर दिया है। तो ऐसी ऐसी नैतिकता कोई काम यहाँ पर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में नहीं आती है, इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। देखिए आगे इसमें पॉइंट नंबर 4 हो गया और पॉइंट नंबर 5 है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में किसी राज्य का व्यवहार सार्वभौमिक मान्यताओं से प्रभावित नहीं होता है। तो डिफरेंस बिटवीन मॉरल एस्पेक्ट्स ऑफ ए नेशनल एंड द यूनिवर्सल मॉरल प्रिंसिपल। तो कुछ भी जो मॉरल प्रिंसिपल होते हैं कि हमें मानवाधिकारों का पालन करना चाहिए, हमें ह्यूमन राइट्स के लिए हमें काम करने चाहिए। ये एक यूनिवर्सल मॉरल प्रिंसिपल है। हमें इंटरनेशनल लॉ को हमें फॉलो करना चाहिए। ये क्या है? यूनिवर्सल एक नियम है ये एक मान्यता है, सार्वभौमिक मान्यता है कि हमें मानवाधिकारों की रक्षा करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है उनकी बातों को मानना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय कानून है उसकी बातों को मानना चाहिए। लेकिन लेकिन ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एक राष्ट्र वही काम करेगा जो उसके इंटरेस्ट के लिए पूरा होता हो। यदि कुछ लोगों के मानवाधिकारों का उल्लंघन करने पर यदि पूरा देश सुरक्षित रहता है, तो वो देश ज़रूर करेगा। श्रीलंका के अंतर्गत आप देखोगे लिट्टे वाला इश्यू देखोगे, एलटीटी जिसको हम कहते हैं। यदि उस पर उसको समाप्त करने के लिए कुछ लोग जिनका कोई दोष नहीं है, बेगुनाह है, यदि उनका अधिकारों का उल्लंघन होता है, यदि उनको मार भी दिया जाता है और उनको मारने पर यदि पूरा देश सुरक्षित रहता है, तो हम वो काम करेंगे जिससे पूरा देश सुरक्षित रहे। तो इसमें ऐसा ही कहा जाता है। ओके तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में क्या होता है कुछ भी यूनिवर्सल जो मॉरल प्रिंसिपल होते हैं वो यहाँ पर नहीं होता है और अगला पॉइंट है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अपना स्वायत्त क्षेत्र होता है ऑटोनॉमी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ये कैसे होता है जैसे प्रत्येक जो आप देखोगे विषय आप देखोगे जैसे आर्थिक जो व्यवस्था है वो अपने आप में ऑटोनॉमस है कि इकोनॉमी भी प्रभावित करती है हमें
ज्योग्राफी भी हमें प्रभावित करती है, सोशल इश्यूज है, उसका एक ऑटोनोमस एरिया होता है। वैसे ही जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, इसका भी अपना एक एरिया होता है। ऐसा नहीं है कि इसका जो अस्तित्व है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का जो अस्तित्व है वो किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड है, नहीं। इसका अपना खुद का एक एग्जिस्टेंस होता है। ओके, इसका अपना एक अस्तित्व होता है और ये सबसे महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है, उसका एक स्वायत्त क्षेत्र है, ये मानव को प्रभावित करता है, ये एक राष्ट्र को भी प्रभावित करता है, जैसे आर्थिक जो गतिविधियां हम करते हैं उससे एक राष्ट्र प्रभावित होता है। हमारे सामाजिक नियम कैसे हैं, हमारी संस्कृति कैसी है, उससे राज्य का व्यवहार चेंज होता है। जैसे एक साइंस है, साइंस का जब डेवलपमेंट होता है तो उससे राज्य प्रभावित होता है। वैसे ही इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो डिसीजन लिए जाते हैं वो अपने आप में ऑटोनोमस होते हैं, उनका भी अपना एग्जिस्टेंस होता है। ऐसा नहीं है कि इनका जो इनकी इनकी जो डिपेंडेंसी है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी के ऊपर है या सोशल एक्टिविटी के ऊपर है या कल्चरल एक्टिविटी के ऊपर, ऐसा नहीं होता है, अपना खुद का एग्जिस्टेंस है। आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे कि जो राजनीति है, जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है, अपना एक खुद का अस्तित्व है। ये दूसरों के ऊपर निर्भर नहीं है, इसका अपना एक एरिया है। ओके। आगे मॉर्गेनथ्यू के अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है कि शांति को कैसे स्थापित करें। जैसे इन्होंने इन्होंने काफ़ी कुछ कह दिया, 6 प्रिंसिपल इन्होंने दिया कि ये सब शांति, ये सब तो नहीं होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। फिर उनसे पूछा गया कि मान लेते हैं ऐसा नहीं होता, फिर भी एक बात तो बता दीजिए कैसे हम शांति तो स्थापित करें? तो जब उनसे पूछा गया कि पीस को कैसे हम लेकर आएँ, तो उन्होंने कहा कि नहीं, पीस तो नहीं आएगी। फिर भी इनसे पूछा गया, "भाई बता दीजिए कैसे पीस आएगी?" तो उन्होंने कहा कि डिप्लोमेसी के द्वारा पीस आ सकती है, कूटनीति के द्वारा पीस आ सकती है। तो ये एक रीज़न आपको ध्यान में रखना चाहिए कि ये कूटनीति को मानते हैं कि यदि ये होता है, डिप्लोमेसी यदि ठीक से आपकी काम करती है, तो यहाँ पर पीस को हम ला सकते हैं। अब आगे देखिए इसमें कुछ क्रिटिसाइज़ किया जाता है मॉर्गेनथ्यू का, जो कि आपके जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम है उनके लिए आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। नेट या असिस्टेंट प्रोफेसर पीजीटी जो भी एग्जाम्स होते हैं उनके लिए आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो मॉर्गेनथ्यू का जो सिद्धांत है वो वास्तविक यथार्थवादी सिद्धांत नहीं है, ऐसी बात कर रहे हैं केनेथ वाल्स, जिनको हम आगे पढ़ेंगे, अगली क्लास के अंतर्गत पढ़ेंगे, और रॉबर्ट टक्कर, ऐसे 2 स्कॉलर है जो कि ये कह रहे हैं कि जो इनका सिद्धांत है वो क्या नहीं है, वास्तविक यथार्थवादी नहीं है। एक स्कॉलर और है बेनो वासरमैन, वो भी ये जो कांसेप्ट है उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं और वो कहते हैं कि बेनो वासरमैन कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में वैज्ञानिक अध्ययन तब तक संभव नहीं जब तक मॉर्गेनथ्यू का यथार्थवादी सिद्धांत प्रभावशाली रहेगा। हमें इस जो रियलिस्टिक ये थ्योरी जो दिया है मॉर्गेनथ्यू का, जो रियलिज्म का जो कांसेप्ट दिया है, जब तक इसका डोमिनेशन रहेगा, इसका जब तक ये रहेगा, तब तक यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में और भी कोई भी थ्योरी हम नहीं ला सकते। किसी भी थ्योरी का हम साइंटिफिक एनालिसिस हम नहीं कर सकते। ऐसी बात इनके द्वारा कही जा रही है। कौन कह रहा है? बेनोफ वासरमैन ऐसी बातें कह रहे हैं। कुछ और देख लेते हैं हम। डिसेंट ऑन द वियतनाम वार। वियतनाम वार में कुछ-कुछ असहमति होती है, ये सब आप देखिए। देखिए मॉर्गेनथ्यू एक पावरफुल पर्सन तो थे और अमेरिकन पॉलिटिक्स में अच्छा खासा स्थान भी मॉर्गेनथ्यू वहाँ पर रहते हैं। आप देखोगे मॉर्गेनथ्यू क्या थे, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टर थे। रूज़वेल्ट और ट्रूमैन, रूज़वेल्ट आप जानते होंगे, ट्रूमैन को भी आप जानते होंगे, ओके, अमेरिका के राष्ट्रपति रहे हैं ये दोनों ही। तो इनके इनको वो इनके बड़े सपोर्टर रहे थे। इनका जो प्रशासन था, इनका जो प्रशासन करने का जो तरीका था, इनसे वो काफ़ी काफ़ी इनका सपोर्ट करते थे। उसके बाद में देखोगे ये कंसल्टेंट भी रहे हैं, ये सलाहकार रहे हैं, बड़े सलाहकार रहे हैं। केनेडी जो प्रशासन था वहाँ पर भी 1961 से 1963 तक ये इनके सलाहकार रहे। लेकिन उसके बाद में जैसे ही जॉनसन आते हैं, राष्ट्रपति जॉनसन आते हैं, उसके बाद इनसे और जॉनसन और मॉर्गेनथ्यू की आपस में इतनी अच्छी बनती नहीं। जॉनसन कह रहे थे कि हम वियतनाम को समाप्त हम कर देंगे, बहुत हो गए उनके नाटक, अब हम सहन नहीं करेंगे, वियतनाम को हम समाप्त कर देंगे, ऐसी बातें वो कह रहे थे। ओके, तो यहाँ पर रूज़वेल्ट सॉरी मॉर्गेनथ्यू के द्वारा कहा गया कि नहीं-नहीं ऐसा मत कीजिए, युद्ध किसी भी समस्या का यहाँ पर समाधान नहीं है। ओके, आप पीस को लाने का प्रयास कीजिए। तो ये अपनी ये एडवाइस देते हैं, लेकिन जॉनसन इनकी बातों को नहीं मानते हैं और इनके बीच में अब इनके बीच का जो रिलेशन है वो ठीक नहीं होता है और फिर वो बाहर चले जाते हैं। ओके, तो ये डिसेंट ऑफ वियतनाम वार से जुड़ी हुई एक पॉइंट था जो कि आपको पता होना चाहिए। वियतनाम वार है, उनका ये समर्थन उस समय नहीं कर रहे थे जब जॉनसन उस पर आक्रमण करने की बात कहते हैं। आगे है यहाँ पर जॉर्ज कैनन।
ये पूरा देख लेते हैं, इतना ही है ना? ये देख लेते हैं। ये है जॉर्ज कैनन, जिनको मिस्टर एक्स ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मिस्टर एक्स कहा जाता है। किसको? जॉर्ज कैनन को। इनका एक मैगज़ीन, सॉरी, इनका एक आर्टिकल आया था, फॉरेन अफेयर्स एक नाम की एक मैगज़ीन है। मैगज़ीन का क्या नाम है? फॉरेन अफेयर्स एक मैगज़ीन है, और उसमें इनका एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था, द सोर्स ऑफ सोवियत कंडक्ट। 1947 के अंतर्गत इनका एक आर्टिकल पब्लिश होता है जॉर्ज कैनन का। और इस आर्टिकल में वो बताते हैं कि जो सोवियत रूस है, वो अपनी शक्ति को लगातार बढ़ा रहा है, अपने क्षेत्रों को लगातार बढ़ा रहा है, उस पर हम कंट्रोल कैसे करें? कैसे हम उस पर कंट्रोल करें? यानी जो पूर्वी यूरोप वाला एरिया आप देखोगे, ओके, पूरी यूरोप वाले क्षेत्र में इनका इंटरफेयर लगातार बढ़ रहा है, और उसमें जो आपका टर्की वाला एरिया था, ईरान वाला कुछ एरिया था, वहां पर भी ये लगातार इंटरफेयर कर रहे थे। तो जब उनसे पूछा गया कि इस पर इसको इसको हम कैसे ठीक करें, जो यूएसएसआर का जो प्रभाव यहाँ पर पड़ रहा है, वो लगातार यहाँ पर जो इंटरफेयर कर रहा है, उसको हम कैसे करें? तो उन्होंने कहा कि पावर का प्रयोग कीजिए और उनकी हेल्प भी कीजिए। आपको आर्थिक सहायता भी आपको करनी होगी, और जो देश अपने आप को सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं या उस पर आक्रमण कर रहा है, तो आप उनको हथियार भी दीजिए। अपनी सेनाएँ भेजिए और सेनाओं के द्वारा उनको सुरक्षित आप कीजिए। दोनों ही आपको ऑप्शन फॉलो करने होंगे। ऐसे तो यूएसएसआर वाला मानेगा नहीं। ओके? तो इस प्रकार का एक फेमस आर्टिकल इनका पब्लिश हुआ था, और ये बहुत बहुत इस आर्टिकल में अपना नाम नहीं लिखते हैं, वो अक्स के नाम से आता है। ओके? तो इनको तब से कहा जाता है कि ये मिस्टर अक्स है। हालाँकि पता चल गया था लोगों को कि क्या हो रहा है। ये जो जॉर्ज कैनन थे, वो रसिया में लंबे समय तक रहे थे, एक डिप्लोमेट, कूटनीतिज्ञ के रूप में वहाँ पर काम कर रहे थे, और उनसे पूछा गया कि यूएसएसआर क्या कर रहा है, उसकी नीतियाँ क्या है, और वो कैसे अपनी आइडियोलॉजी को फैला रहा है, कैसे अपनी एरिया को फैला रहा है, उस पर हम कंट्रोल कैसे करें। इन सब के बारे में यहाँ पर इस बुक के अंतर्गत लिखा गया, सॉरी, बुक ने इस आर्टिकल में लिखा गया। आर्टिकल का नाम है द सोर्स ऑफ सोवियत कंडक्ट, और ये 97 वाला, ये भी आप देख लीजिए, एक पर्सनल पॉलिटिकल फिलोसॉफी 1997। लेकिन ये आर्टिकल आपको पता होना चाहिए। मिस्टर एक्स कौन है? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जॉर्ज कैनन। आगे इसमें कुछ-कुछ पॉइंट्स, कुछ फैक्ट जो आपको पता होना चाहिए। स्टैनले हाफमैन, और इन्होंने मार्गेंथी के विचारों को क्या कहा? पावर मोनिज्म। ओके? मोनिज्म क्या होता है? मोनिज्म यानी किसी घटना का जब हम एक ही कारण बताते हैं। जब हम किसी घटना का कारण एक ही बताते हैं, उसको हम कहते हैं मोनिज्म, अद्वैतवाद जिसको हम कहते हैं। मोनिज्म, पावर मोनिज्म। तो ये क्या कह रहे हैं? तो मॉर्गन थ्यो कह रहे हैं, जो भी आपको अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दिखाई देता है, उसके पीछे एक ही कारण है, वो है पावर। शक्ति ही उसका कारण है। इसलिए यहाँ पर जो हाफमैन है, वो क्या कह रहे हैं? मॉर्गन थ्यो का जो विचार है, वो कैसा है? पावर मोनिज्म का। डेविड सिंगर क्या कहते हैं? द पावर पॉलिटिक्स, अपनी बुक है, इस द पावर पॉलिटिक्स, इसमें क्या कहते हैं? ये सबसे प्रमुख सिद्धांत निर्माता है। ये सबसे प्रमुख सिद्धांत निर्माता है। ये यहाँ पर थोड़ा-सा प्रशंसा कर रहे हैं। आगे है गाजी अब्दुल रहमान अल-गौसबी। ये क्या कर रहे हैं? ये कह रहे हैं कि आप यथार्थवाद कह सकते हो या मॉर्गन थ्यो कहते हैं, दोनों एक ही है। ये इनका यहाँ पर प्रशंसा कर रहे हैं कि मॉर्गन थ्यो ने तो इतना काम किया है। रियलिज्म तो इनके बिना अधूरा है। रियलिज्म आप कह सकते हो या आप मॉर्गन थ्यो कह सकते हो, दोनों एक ही बात है। ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। और भी कई सारे रियलिस्टिक स्कॉलर हैं, जिसमें रोनाल्ड नेबुर हो गया, निकोलस स्पाइकमैन हो गया, रेमंड एरन हो गया, गिलपिन जॉन हैज, हेनरी किसिंजर, ये भी यहीं से जुड़े हुए हैं। कुछ-कुछ स्कॉलर्स है, वो आगे हम पढ़ेंगे। तो क्लासिकल रियलिज्म, और जिसको हम कह रहे हैं रियलिज्म भी जिसको हम कह रहे हैं, मॉर्गन थ्यो हो गया, ओके। यहाँ पर हमने ई.एस. कार को हमने देखा, उससे पहले हमने थ्यूसिडाइडस को हमने देखा, हॉब्स को हम कुछ-कुछ देख रहे हैं, यहाँ पर मैकियावेली को हम देख रहे हैं, कौटिल्य को। ये सभी किसमें है? क्लासिकल रियलिज्म में है, जो कि ह्यूमन के बिहेवियर के ऊपर मेन फोकस करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो कुछ भी होता है, मानव के व्यवहार के कारण होता है। शक्ति की बातें करते हैं, राष्ट्रीय हितों की ये बातें करते हैं। ओके, तो ये सब आपने देख लिया होगा, आप समझ भी हुए होंगे कि क्लासिकल रियलिज्म क्या होता है। आगे जब हम पढ़ेंगे न्यू रियलिज्म, जिसको हम स्ट्रक्चरल रियलिज्म भी हम कह रहे हैं, उसको जब हम पढ़ेंगे तो और बातें क्लियर होती जाएगी। जैसे ही आपकी थ्योरी कंप्लीट होगी, उसके बाद में आपका जो पूरा कंसेप्ट बनेगा, उसके बाद आप बेहतर तरीके से इन थ्योरीज को आप समझ पाओगे। लेकिन अभी एक बार इसको पढ़ते रहिए, जैसा बताया जा रहा है उसको फॉलो कीजिए। आपको बातें कब समझ में आएगी? जब थ्योरीज हमारी आगे जैसे-जैसे बढ़ेगी,
तब तक पीछे वाला जो हम पढ़ रहे हैं वो बेहतर होता जाएगा। जिसने कभी पढ़ा नहीं है उसके लिए थोड़ा-सा नया लग सकता है, लेकिन जैसे-जैसे आप आगे बढ़ोगे ये सब आपका बेहतर होता जाएगा। अभी कुछ नया लग रहा है, इतनी कुछ आपको पता नहीं होगा, ओके? लेकिन आगे पढ़ोगे तो यकीन मानिए सब कुछ आपका बेहतर तरीके से एकदम क्लियर हो जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही, आगे मिलते हैं। केनेथ वाल्स के साथ में मिलेंगे। नियो रियलिज्म का जो कांसेप्ट है उसको हम समझने का प्रयास करेंगे।